हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9th का जो साइंस का चैप्टर नंबर 1 है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सब ध्यान से सुनिएगा। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे मैटर क्या होता है। डिफाइन मैटर। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसका थोड़ा बहुत भी मास होता हो, मतलब किलोग्राम्स में, एंड जो क्या है, स्पेस घेरता हो, जगह घेरता हो, और जिसको कि हम हमारे जो सेंसेस हैं, छू करके, फील कर करके उसको हम महसूस कर सकें, ऐसा कोई भी चीज क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। ठीक है। सो एनीथिंग विच हैज मास एंड विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड मैटर। क्लियर है? तो ऐसी कोई भी चीज को हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। ठीक है। और ये जो हम हमारे चार ओर जो भी मैटर देखते हैं, ये 5 बेसिक एलिमेंट्स का बनता है, जिनको हम पंच तत्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। क्या है ये पंच तत्व? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। इन्हीं पांचों तत्वों से मिलके हमारा शरीर भी बना है। क्लियर है? तो ये था सिंपल सा मैटर क्या होता है। चलिए, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो मैटर हम देखते हैं, इसका नेचर क्या है। व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस मैटर? क्लियर है? सो ये जो जो भी मैटर हम देखते हैं, ये अगर उसको बहुत बारीक बारीक तोड़ लें, छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लें, तो हम पाएंगे कि बहुत ही छोटे इनविजिबल पार्टिकल्स का बना हुआ, जिनको कि हम क्या देख भी नहीं पाएंगे। ठीक है कि नहीं? क्या तो ये जो इनविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? एटम्स कहलाते हैं। क्लियर है? एंड ये एटम क्योंकि अलग अलग इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, नेचर में ये अलग थलग नहीं पाए जाते, ये हमेशा क्या है, एक दूसरे के साथ कंबाइन करके क्या बना लेते हैं? मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। सो दे ऑलवेज कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो जो भी हम मैटर हमारे चारों ओर देखते हैं, वो छोटे पार्टिकल्स का बनता है, एटम्स। एटम्स दे कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट हम देखेंगे अभी जो हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। जितना भी मैटर है छोटे छोटे कणों का बना है, उन कणों में कुछ बेसिक मूलभूत जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है, जो सभी में पाई जाती है। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? द फर्स्ट वन इज मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। जिन कणों का बना है बहुत ही छोटे होते हैं, दे आर इनविजिबल टू द नेकेड आई। क्लियर है? नेक्स्ट है देयर इज एम्प्टी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल्स हैं, ये बिल्कुल गोलमोल है, स्फेरिकल है, और यदि हम इनको पैक करके रखें, तो क्या होगा, इनके बीच में क्या, खूब सारी एम्प्टी स्पेस होती है। क्लियर है? खाली जगह होती है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है। देन थर्ड पॉइंट क्या है? द पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन। किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट ले लो, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, हमको लगता है कि वो हिल डुल नहीं रहा, लेकिन उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो लगातार अपने स्थान पे बने हुए वाइब्रेशन करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है कि नहीं? का तो ये जो मूवमेंट होता है, इसी कारण उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, वाइब्रेशन के कारण। क्लियर है? एंड जो फोर्थ हमारा पॉइंट है, वो क्या है? द पार्टिकल्स दे आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, मैटर जिनका बना होता है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है कि नहीं? क्या तो ये हमारे चार बेसिक फंडामेंटल जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैसा भी मैटर हो, उनमें चारों के चारों गुण होंगे, पक्का पक्का। क्लियर? चलिए, अब हम देखते हैं कि जो हमारे मैटर है, वो कितनी अलग अलग भिन्न भिन्न स्टेट्स में पाया जाता है। क्लियर है? और हमको देखना है कि उनकी प्रॉपर्टीज जो है, उसको कंपेयर भी करना है, तुलना करनी है उनकी। क्लियर है? सो मैटर जो होता है बेसिकली, उसको हम टोटल 6 स्टेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है? अभी तक आपने मेनली सॉलिड, लिक्विड और गैस ही पढ़ा होगा, लेकिन ये और 3 नई है स्टेट्स, के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे डिटेल में क्या है। ठीक है? तो पहला जो स्टेट है हमारा मैटर का, वो है सॉलिड स्टेट। द सेकेंड वन इज द लिक्विड स्टेट। द थर्ड वन इज द गैस स्टेट। द फोर्थ वन प्लाज्मा स्टेट। फिफ्थ वाली कौन सी है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC। ठीक है? और जो लास्ट वन है, वो है डार्क एनर्जी, और इसको हम डार्क मैटर भी कहते हैं। ठीक है? तो अभी हम इनकी वन बाय वन इन सभी स्टेट्स को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, सबकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे उन सबकी। क्लियर है? चलिए, आगे चलते हैं। तो हमारी जो पहली स्टेट है, वो कौन सी स्टेट है? सॉलिड स्टेट। क्लियर है? तो हम देखते हैं सॉलिड स्टेट में क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहला जो फोरमोस्ट गुण है, वो है डेफिनेट शेप। सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, वो अपनी शेप को खोते नहीं है, उनकी शेप क्या होती है? चेंज नहीं होती है। जो पार्टिकल्स होते हैं, वो अपनी जगह पे फिक्स होते हैं, दे डू नॉट लीव देयर प्लेस, सो दे मेंटेन अ रिजिड शेप। क्लियर है? साइज उनका फिक्स होता है, और उनका वॉल्यूम होता है, वो भी क्या होता है? फिक्स होता है। तो ये तीनों चीजें उनकी क्या होती है? डेफिनेट होती हैं, ये चेंज नहीं होती है। ठीक है? सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग इज द लीस्ट। ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये टाइटली पैक होते हैं, उनके बीच में जो गैप्स होते हैं, वो बहुत ही क्या होते हैं?
कम होते हैं, क्लियर है, कम होंगे, मिनिमम होंगे। उसके बाद अगर उनके बीच के गैप सबसे कम होंगे, एटम्स या मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हैं, तो उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो सबसे मजबूत होंगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, नजदीक होने के कारण। तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ये किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है उनके गैप्स के ऊपर। तो गैप जितना कम होगा उतने ये फोर्सेस क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी, ठीक है। अगला हमारा क्या है, डेंसिटीज इज यूजुअली हाई। इनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, नॉर्मली काफी ज्यादा हाई होती है, क्लियर है। चलिए, डेंसिटी क्या होगी इनकी, काफी हाई होगी। एंड डेंसिटी होती क्या चीज है वो भी देख लेते हैं। डेंसिटी जो होता है वो होता है मास पैक्ड पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितना जो मास पैक है उसी को क्या बोलते हैं, उसकी डेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे, किसी भी वस्तु का मास ऊपर रखेंगे किलोग्राम में, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम नीचे। तो ये जो आएगा किसमें आएगा, मास होता है केजी में, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में, तो ये होता है केजी पर मीटर क्यूब, क्लियर है। चलिए, उसके बाद हमारी जो अगली प्रॉपर्टी है वो है इनकॉम्प्रेसिबिलिटी। इसका मतलब जो सॉलिड्स होते हैं उनको दबा करके हम उनको पिचका नहीं सकते, उनको वॉल्यूम कम नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड, दे आर इनकॉम्प्रेसिबल। लेकिन फिर भी कुछ एक्सेप्शन है इसमें। देर आर अ फ्यू सॉलिड्स लाइक स्पंज हो गया, कॉटन हो गया, इनकी बनावट ऐसी है कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में काफी एयर गैप्स होते हैं, ठीक है कि नहीं का। और इसके कारण क्या है, इनको हम दबा सकते हैं, स्पंज को, फोम को, या फिर कॉटन को, जो तकिए वगैरह में रुई भरते हैं वो दब सकती है, अदरवाइज नॉर्मली वो इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक है, इनको दबाया नहीं जा सकता। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है दे हैव रिजिडिटी एंड कैन बी हीप्ड। इसका मतलब होता है ये रिजिड है, अपने शेप को मेंटेन करके रखते हैं, एंड इनका ढेर लगाया जा सकता है, जमीन पे इसको हम ढेर लगा सकते हैं, कोनिकल हीप बन जाता है। हमने कभी देखा, घरों में देखा होगा, बजरी की ट्रॉली वगैरह मंगाते हैं तो कंकड़ रोड़ी वगैरह मंगाते हैं तो ढेर लग जाता है, ठीक है कि नहीं है। तो लिक्विड्स को ढेर नहीं लगाया जा सकता, लेकिन सॉलिड्स को ढेर लगा सकते हैं। हीपिंग मतलब होता है ढेर लगाना। फिर जो सॉलिड्स होते हैं उसकी बहुत सारी फ्री सरफेसेस होती है, ठीक है। मान लीजिए एक क्यूब का टुकड़ा ले लें, क्यूब, उसकी 6 फ्री सरफेसेस हो गई। एक सिलेंडर ले लें तो एक गोल वाली सरफेस हो गई, टॉप और बॉटम की 2 सरफेस हो गई। तो बहुत सारी फ्री सतह होती हैं जिसको हम छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। चलिए, अगला है रेट ऑफ डिफ्यूजन इज द स्लोएस्ट। डिफ्यूजन मींस द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 और मोर काइंड्स। 2 या 2 से ज्यादा प्रकार के जो पार्टिकल्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के, उनका आपस में इंटरमिक्सिंग, घुलना मिलना आपस में अपने आप ही, एट देयर ओन, ये कहलाता है डिफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल, एक कमरे में यदि मैं अगरबत्ती जला दूं तो अगरबत्ती के जो फ्यूम्स होते हैं वो एक प्रकार के पार्टिकल्स हो गए उसके, और कमरे में जो एयर है वो दूसरे प्रकार के पार्टिकल्स हो गए, ठीक है। तो ये धीरे धीरे फ्यूम्स जो होती हैं वो पूरे के पूरे कमरे में आपस में उसके साथ घुल मिल जाती है, एयर के साथ में, ठीक है कि नहीं। तो ये चीज क्या हो गई, डिफ्यूजन। इसी प्रकार से लिक्विड्स में भी हम देख सकते हैं कि अगर सपोज एक पानी की बकेट में मैं 4-5 ड्रॉप्स इंक की डाल दूं तो क्या होगा, धीरे धीरे वो क्लाउड फॉर्मेशन होता है, धीरे धीरे इंक पूरे के पानी में फैलने लगती है, अपने आप ही घुलने मिलने लगेगा। ये भी क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया, क्लियर है। हम परफ्यूम स्प्रे कर देते हैं किसी कमरे में, तो परफ्यूम के जो वेपर्स होते हैं वो तेजी से क्या होते हैं, वो इधर उधर एयर के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, तो स्मेल उसके पूरे कमरे में फैल जाती है, क्लियर है। सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन, घुलने मिलने की जो दर होती है वो सॉलिड्स में क्या होती है, सबसे धीरे होती है, बहुत धीरे घुलते हैं, ना के बराबर है, ठीक है। जबकि बाकियों में ये लिक्विड्स गैसेस में ज्यादा होती है, क्लियर है ये सब। चलिए, अगला हम चलते हैं आगे, लिक्विड स्टेट। ये आ गई हमारी लिक्विड स्टेट, क्लियर है। चलिए, इसमें क्या होता है, पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेफिनेट वॉल्यूम। इनका वॉल्यूम तो फिक्स है, इनका वॉल्यूम फिक्स है, चाहे कैसी बर्तन में इनको डालो इनका वॉल्यूम फिक्स है, बट इनकी शेप फिक्स नहीं होती। ये कंटेनर का आकार ले लेते हैं। अगर मैं सिलिंड्रिकल बर्तन में डालूंगा किसी लिक्विड को, वैसा आकार हो जाएगा, स्फेरिकल बर्तन में डालूंगा वैसा हो जाएगा, कोनिकल में डालेंगे तो वैसा हो जाएगा। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर, क्लियर है। चलिए, हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग इज मोर देन दैट ऑफ सॉलिड्स बट लेस देन दैट ऑफ गैसेस, क्लियर है। इसका मतलब है जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच का जो गैप होता है वो सॉलिड के मुकाबले तो ज्यादा है, सॉलिड से तो थोड़ा सा लूज है, ढीले ढीले है, लेकिन गैसेस के मुकाबले काफी कम होता है, क्लियर है। उसका थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन वीकर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड के मुकाबले जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में वो कमजोर है, लेकिन गैसेस के मुकाबले ये ज्यादा होती है, बट स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ गैसेस। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डेंसिटी, जो घनत्व है उनका। डेंसिटी जो होती है लिक्विड्स की वो सॉलिड से तो कम होती है, लेकिन गैसेस से क्या होगी, ज्यादा। सो डेंसिटी इज यूजुअली लोअर देन सॉलिड्स बट ग्रेटर देन दैट ऑफ गैसेस। कुछ कुछ एक्सेप्शंस है, आइस है फॉर एग्जांपल, आइस इवन दो सॉलिड है लेकिन उसका जो लिक्विड फॉर्म है वो ज्यादा घना होता है, वो ज्यादा डेंस होता है, ठीक है, क्योंकि आइस जो होता है उसका जो
स्ट्रक्चर है उसमें ये केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें खुली कैविटीज होती हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में काफी गैप बन जाते हैं जिसमें एयर ट्रैप हो जाती है। तो इसके कारण क्या होता है, उसका जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होता है, मास उसका कम हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, वो पानी में डूबती नहीं है आइस। क्लियर है ना? तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, इवन तो आइस सॉलिड है, उसकी डेंसिटी क्या है, थोड़ा सा वो ओपन स्ट्रक्चर होने के कारण, केज लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है। ठीक है, उसका अगला क्या है हमारा, दे शो फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब होता है ये बहने का गुण शो करते हैं। ठीक है, जो चीजें बहती हैं उनको फ्लूइड्स बोलते हैं, सो दे टेंड टू फ्लो। क्लियर? तो गैसेस भी बहते हैं, लिक्विड भी बहते हैं। अगला है हमारा इनकॉम्प्रेसिबल। इनको भी क्या है, हम सॉलिड्स की भांति ही दबा नहीं सकते, कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, देन अगला हमारा पॉइंट है, दे हैव ओनली वन फ्री सरफेस। इनका भी क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही खुली सतह होती है। मान लीजिए ग्लास में हमने पानी ले लिया तो पानी की सिर्फ एक ही सतह होगी ऊपर वाली जिसको हम छू पाएंगे। नदी में पानी भरा है उसकी भी एक फ्री सतह है ऊपर, महासागर में भरा उसकी भी एक। तो लिक्विड्स में जिस कंटेनर में भरा होता है उसके ऊपर की जो एक्सपोज सरफेस है एक ही फ्री सरफेस होती है, सॉलिड्स में बहुत सारी होती है। ठीक है, गैसेस में एक भी नहीं होगी। रेट ऑफ डिफ्यूजन, घुलने मिलने की जो दर है वो सॉलिड से कहीं अधिक है, लेकिन गैसेस से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, सो दिस वाज आवर लिक्विड स्टेट। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी गैसेस स्टेट पे। ठीक है कि नहीं? चलिए, इसमें क्या है बताइए, पहला पॉइंट, बोथ शेप एंड वॉल्यूम इंडेफिनिट। इसमें ना तो शेप कांस्टेंट है ना वॉल्यूम कांस्टेंट है, दोनों ही क्या है, इंडेफिनिट है। ठीक है, गैसेस ऑलमोस्ट ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल टू देम। इसका एक रीजन भी है कि गैसेस जो होती है ना उसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, रैंडमली इधर उधर मूव करते हैं। तो अगर उसको जितना स्पेस फैलने के लिए दे देंगे, मॉलिक्यूल्स अपनी बहुत अधिक काइनेटिक एनर्जी के कारण तेजी से इधर उधर मूव करते हैं, तो जितना उनको जगह मिलेगी फैलने की उतना ही वो पूरी की पूरी घेर लेते हैं। सो दे ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल टू देम। ठीक है, उसके बाद जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग है बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम। सॉलिड और लिक्विड स्टेट दोनों से बहुत ज्यादा। और अट्रैक्शन जो है इंटरमॉलिक्यूलर वो सबसे कमजोर है या फिर नाम मात्र के, नेग्लिजिबल। समझ में आ गया? वीकेस्ट, लगभग ना के बराबर ही उनमें फोर्स होती है, एक मॉलिक्यूल दूसरे पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करता। दे ऑल्सो शो फ्लूइडिटी, लिक्विड्स की भांति इनमें भी बहने का गुण होता है। दे टेंड टू फ्लो फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू द रीजन ऑफ लोअर प्रेशर। ये क्या है, ऊंचाई का जो या जो अधिक प्रेशर वाला जो स्थान है वहां से जो कम प्रेशर वाला स्थान है उसकी ओर ये बहते हैं। डेंसिटीज आर वेरी लेस, इनकी जो डेंसिटी होती है बहुत ही क्या होती है, कम होती है। क्लियर है? तो ये सॉलिड और लिक्विड से काफी कम घने हैं। ठीक है, इजीली कॉम्प्रेसिबल। नेक्स्ट पॉइंट, आसानी से इनको हम दबा सकते हैं, इनका वॉल्यूम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसको हम देख सकते हैं, सपोज एक हम पिचकारी ले लें, उसमें हवा भर दें खाली पीछे खींच के पिस्टन को, और फिर आगे उसका जो टिप होता है, नोजल जहां होता है टिप उसका, उस पर अंगूठा दबा करके हम तेजी से उसको अगर हम दबाएं अंदर तो बहुत सारा वो दब जाएगा। तो जो गैसेस होती है उनको इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। हमारे जो घर में एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें भी क्या है, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है उसको बहुत ज्यादा दबा के हाई प्रेशर पे लिक्विफाई किया जाता है। ठीक है कि नहीं? क्या तो कंप्रेस उनको आसानी से कर सकते हैं, उनको वॉल्यूम गिरा सकते हैं। ठीक है, कम कर सकते हैं। तो इजीली कंप्रेसिबल एंड कैन बी लिक्विफाइड एट हाई प्रेशर। ज्यादा हाई प्रेशर अप्लाई करके उनको हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत नजदीक आ जाएंगे। ठीक है, दे हैव नो फ्री सरफेस, गैसेस का एक भी सरफेस नहीं होता फ्री जिसको हम छू सकते हैं। ठीक है, एंड इनमें जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो सबसे तेज है, दे हैव द फास्टेस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। क्लियर है? चलिए, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये तीनों जो स्टेट्स हैं उसका कंपैरेटिव डायग्राम है। तो यहाँ दिखाया गया है जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स, उसको स्फेरिकल शेप में दिखाया गया है। जो सॉलिड है उसमें हम देखेंगे बिल्कुल टाइट पैकिंग है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप्स हैं वो बिल्कुल कम है बहुत। ठीक है, तो रेड वाला जो फिगर है, और बीच में जो लिक्विड है उसमें देखेंगे जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उसके बीच में गैप थोड़ा सा सॉलिड के मुकाबले ज्यादा, और गैसेस में ये और भी ज्यादा है। क्लियर है? तो गैसेस जो है उनको हम बंद कंटेनर में रख सकते हैं, अदरवाइज खुले में ये भाग जाएंगे इधर उधर। क्लियर है? तो ये हमारे कंपैरिजन था किसका, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट का। नेक्स्ट चलते हैं हम हमारी फोर्थ स्लाइड पे। ये एक और हमारी स्टेट है प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, तो प्लाज्मा स्टेट होती क्या एक्चुअल में, जो गैस स्टेट होती है, गैस को यदि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर कंडीशंस में रख देंगे तो उसके जो एटम्स होते हैं ना उसमें इलेक्ट्रॉन्स उनको छोड़ के भाग जाते हैं एटम्स को, और वो आयोनाइज हो जाता है, आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव आयंस, उनका जो प्रोटॉन्स वगैरह सब बाहर निकल जाएंगे एंड दे गेट कन्वर्टेड इनटू आयंस। और इस प्रकार का जो आयोनाइज्ड गैस होती है जो बहुत हाई टेम्परेचर पे पॉसिबल है, लाखों डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, उसके कारण क्या होता है, कंडक्टिंग बन जाती है। समझ में आ गया? ये गुड कंडक्टिव होती है इलेक्ट्रिसिटी का, और साथ में मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा भी प्रभावित होते हैं, मैग्नेट के द्वारा भी ये अट्रैक्ट की जा सकती। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो प्लाज्मा इज एन आयोनाइज्ड गैस, हाई एनर्जी स्टेट है प्लाज्मा। ठीक है, आयोनाइज्ड गैस। क्लियर है? हाई टेम्परेचर पे पॉसिबल है। ठीक,
सो प्लाज्मा स्टेट क्या होती है? इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गया क्यों कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि इसके अंदर आयंस होते हैं फ्री, क्लियर है, एंड इट इज अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स, और ये मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा भी क्या होती है? अट्रैक्ट की जाती है, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा। उसके बाद क्या? लाइक गैसेस, गैसेस की तरह ही जो है प्लाज्मा का भी ना तो कोई फिक्स शेप होता है, ना कोई इसका वॉल्यूम होता है, ये कहीं पे भी किधर भी फैल जाता है, कोई डेफिनेट आकार प्रकार शेप इसका नहीं होता, ठीक है। तो एक एग्जांपल है प्लाज्मा का, जो सूर्य है उसके चारों ओर जो हमको ब्राइट डिस्क दिखती है, देखिए ये जो ब्राइट रीजन है, ये वाला, ठीक है, ठीक है, ये ब्राइट रीजन लगभग सन की सरफेस से हजारों किलोमीटर ऊपर तक उठता है, समझ में आ गया। और ये जो रीजन है इसी को हम क्रोनोस्फीयर कहते हैं, और इसके अंदर जो है ये जो पूरा ब्राइट डिस्क है, सोलर डिस्क, इसके अंदर इस प्रकार का प्लाज्मा स्टेट हमको मिलता है, चार्ज पार्टिकल से भरा हुआ, समझ आएगा, और ये कंडक्टिंग भी होता है, ठीक है। तो ये एक और डायग्राम है, हम प्लाज्मा को ऐसे शो कर सकते हैं, चार्ज गैसेस आयंस, क्लियर है, और ये हमको सन के क्रोनोस्फीयर में देखने को मिलता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगली हमारी जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है वो है बेक, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। इसको कलेक्टिवली बोस नाम जानती हो, हमारे इंडियन साइंटिस्ट है सत्येंद्र नाथ बोस, बंगाली है, और आइंस्टाइन फेमस है एल्बर्ट आइंस्टाइन। इन दोनों ने मिलकर, आइंस्टाइन ने इनके काम से, एस एन बोस के काम से प्रभावित होकर इनको इन्वाइट किया था खुद के साथ काम करने के लिए, और दोनों ने मिलकर इस फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर की खोज की, ठीक है। तो क्या चीज है बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट? इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर दैट अराइजेस एट वेरी लो टेम्परेचर, बहुत ही लो टेम्परेचर पे ये संभव है, और प्रेशर भी बहुत क्या होता है? कम होता है। हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे लगभग लाखों गुना टेम्परेचर, प्रेशर कम कर देना पड़ता है टेम्परेचर, तब जाके क्या है ये बेक को मिलती है, ठीक है। और इसके लिए मैंने बताया दोनों साइंटिस्ट, इन दोनों ने जो बेक ये फॉर्म की थी तब इनको 1995 में अपने इस काम के लिए नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। द साइंटिस्ट हु वर्कड फॉर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, दे रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर देयर वर्क इन 1995। नाम याद रखेंगे, सत्येंद्र नाथ बोस एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन, क्लियर है। सो इस स्टेट में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स, उसके बीच में जो गैप, अभी हमने पढ़ा था तीनों स्टेट ऑफ मैटर, जो मेन है सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसमें हमने पढ़ा था कि जो सॉलिड स्टेट है उसमें मैटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स बहुत पास पास होते हैं। अच्छा, ये वाली जो स्टेट है बैक, इसमें सॉलिड के एटम्स से भी ज्यादा नजदीक मॉलिक्यूल्स होते, इतना ज्यादा ये कंडेंस्ड स्टेट है, समझ में आ गया, हाईली हाईली कंडेंस्ड, थिक, हाईली डेंस स्टेट है, ठीक है। तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो दूरी है वो बहुत बहुत कम होती है, इवन सॉलिड्स के एटम से भी ज्यादा कम होती है, क्लियर है। तो ये इसका मेन इसके पॉइंट्स हैं इसके, और ये डायग्राम है किसका? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारी स्लाइड है डार्क मैटर, इसको हम डार्क एनर्जी या डार्क मैटर भी बोलते हैं। इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये मैटर हम मान सकते हैं कि पूरे आउटर ब्रह्मांड में, स्पेस में फैला हुआ, ठीक है। ये ब्लैक होल है, इसके चारों तरफ बाहर वगैरह जो भी मैटर है ये डार्क मैटर कहलाता है। गैलेक्सीज के बीच में ओपन स्पेस है, वहां पे भरा पड़ा है ये, तो जो आउटर स्पेस है, फ्री स्पेस है, उसमें ये अबंडेंटली प्रेजेंट है, ठीक है कि नहीं क्या। और इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक ऐसा मैटर है जो कि ऐसे किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है जिसमें ग्रेविटी होती है, जिसमें मास होता है। तो ये क्या है, ग्रेविटी के द्वारा इंटरेक्ट करता है ऑब्जेक्ट्स जिनका मास होता है, उनको खींच सकता है अपनी ओर, ठीक है। सो व्हाट इज डार्क मैटर? डार्क मैटर रेफर्स टू एनी सब्सटेंस, ऐसा कोई पदार्थ दैट इंटरेक्ट्स विद द विजिबल मैटर। ये मैटर डार्क डार्क है इसलिए हमको दिखता नहीं, यहाँ से लाइट नहीं निकल के आती है, सो वी कैन नॉट सी इट, बट इसको महसूस कैसे किया जा सकता है? इसके असर से, क्योंकि ये जो विजिबल मैटर है, विजिबल मैटर क्या होता है? जो हम देख पाते हैं आसमान में अपनी आंखों से, तारे हो गए, प्लैनेट्स हो गया, तो इसको ग्रेविटी के कारण खींचता है अपनी ओर, समझ में आ गया, इनके साथ इंटरेक्शन करता है, क्लियर है। तो विजिबल मैटर को अपनी ओर ये आकर्षित कर सकता है, लेकिन ये दिखाई नहीं देता। तो ब्लैक होल जो है, ये हम मान सकते हैं कि डार्क मैटर का ही एग्जाम्पल है। ब्लैक होल जो जिस चीज का बना है वो डार्क मैटर होता है, ठीक है कि नहीं है। अब ये मैटर जरूरी नहीं है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स का बना हो, ठीक है। इसके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जो भारी वाले, भाई एक एटम जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत हल्का होता है, उसके अलावा जो भारी वाले कण है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इसकी पैकिंग होती है, समझ में आ गया। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इसके मेन कंपोनेंट्स हो सकते हैं ये। तो इट मे नॉट बी नेसेसरली कंपोज्ड ऑफ, तो कोई जरूरी कि नए प्रकार का पार्टिकल ही हो, बट मोस्टली इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो सकते हैं। बहुत ज्यादा डेंस है, कितना डेंस हो सकता है ये इतना डेंस हो सकता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, एक जो लूडो की जो डाइस होती है ना, उसके अंदर लगभग 10 लाख किलोग्राम मैटर हम ठूस सकते हैं। इतना खतरनाक क्या होता है, डेंस हो सकता है, क्लियर है। सो दिस इज डार्क
मैटर। ठीक है, तो ये थे हमारे 6 स्टेट्स ऑफ मैटर अलग अलग क्या है, और इसको हमने कंपैरेटिव स्टडी की। चलिए नेक्स्ट हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, और फिर इनके आधार पे क्या है, हम जो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर है, मेनली जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है, उनके बीच में कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। क्लियर है? चलिए तो कुछ हमारी प्रॉपर्टीज हैं, ये देख लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिजिडिटी। क्या होता है रिजिडिटी? तो रिजिडिटी मतलब होता है अपना शेप बरकरार रखने वाली प्रॉपर्टी, अपना शेप जो है बरकरार रखने वाली प्रॉपर्टी, अपना शेप लूज ना करने वाली प्रॉपर्टी। एटम्स अपने स्थान से हिलते नहीं है सॉलिड्स के अंदर, जिस कारण वो शेप चेंज नहीं करते। ये प्रॉपर्टी जो गुण होता है सिर्फ सॉलिड्स में होता है। ठीक है, तो the property due to which atoms of solids do not leave their places, अपनी जगह वो छोड़ते नहीं है, and maintain their fixed shape is called rigidity। अपना शेप क्या है वो फिक्स मेंटेन करते हैं, इसी को रिजिडिटी बोलते हैं। ठीक है कि नहीं? क्या? चलिए सेकंड आता है हमारा कॉम्प्रेसिबिलिटी। मतलब क्या होता है इसका? ये गैसेस में गुण पाया जाता है, और क्या कौन सा गुण है ये, कि हम प्रेशर अप्लाई करके उसके वॉल्यूम को कम कर सकते हैं, उसको दबा सकते हैं, पिचका सकते हैं। ये कहलाता है कॉम्प्रेसिबिलिटी, प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस ड्यू टू विच देयर वॉल्यूम कैन बी डिक्रीज्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर। क्लियर है? चलिए अगला हमारा है फ्लूइडिटी। तो फ्लूइडिटी का मतलब क्या है? द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस। ये गुण सिर्फ लिक्विड और गैसेस में होता है। टू मूव इजीली, मूव करने वाले जो गुण है, और टू फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहने वाला जो गुण है उसी को हम कहते हैं फ्लूइडिटी। तो फ्लूइड्स में गैसेस और लिक्विड्स दोनों ही इंक्लूड होते हैं। अगला है फिलिंग ए गैस इन अ कंटेनर। किसी कंटेनर में यदि हमको किसी गैस को भरना है तो ये तभी संभव है जब हम क्या लगाएं, प्रेशर लगाएं, और उसका ढक्कन बंद करना पड़ेगा। क्लोज कंटेनर में ये संभव है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी वस्तु में मौजूद वो एनर्जी होती है जो उसके मोशन के कारण होता है, गति के कारण, मूवमेंट के कारण होती है। ठीक है, so the energy possessed by an object due to its motion is called kinetic energy। ठीक है, और ये जो एनर्जी होती है ये अलग अलग जो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर है उसमें किस ऑर्डर में होती है भाई? जो गैसेस होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, खुले घूमते हैं, एक दूसरे पे कोई अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ही कम लगाते हैं, तो बहुत तेजी से घूमेंगे, तो जितना ज्यादा मोशन होगा रैंडम उतना ही काइनेटिक एनर्जी उनकी ज्यादा होगी, उनकी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, और सबसे ज्यादा तेजी से कौन मूव करते हैं फ्रीली? गैस के मॉलिक्यूल्स। तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी मॉलिक्यूल्स की। उससे कम किसकी होगी? लिक्विड्स की। लिक्विड्स में मोशन होता है बट रेस्ट्रिक्टेड होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो उससे थोड़ी कम होगी, और सबसे कम जो काइनेटिक एनर्जी होगी किसकी होगी? किसकी होगी वो? सबसे कम जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी सॉलिड्स की। क्लियर है? तो सॉलिड्स में क्योंकि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली फिक्स होते हैं अपनी पोजीशन के ऊपर ही, जिससे कि क्या है वो अपनी शेप या अपनी जो जगह है वो छोड़ते नहीं है। मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होता है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है, तो काइनेटिक एनर्जी लीस्ट होगी। तो ये ऑर्डर समझ लेंगे ध्यान से। काइनेटिक एनर्जी सॉलिड्स की मिनिमम है, लिक्विड्स की थोड़ी ज्यादा है, गैसेस की और भी ज्यादा। उसके बाद हम देखेंगे डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो इसका मतलब हो गया किसी भी वस्तु का मास ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय डेंसिटी, केजी पर मीटर क्यूब में होगा, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। और डेंसिटी का जो ऑर्डर है वो क्या होता है? सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, उससे थोड़ी कम किसकी होगी? लिक्विड्स की, और सबसे कम किसकी होगी? गैसेस की होगी। ठीक है, ये हमारे क्या है इंपॉर्टेंट कुछ डेफिनेशंस थी। अब हम इन डेफिनेशंस के आधार पे कंपेयर करने वाले हैं ये जो हमारे तीन स्टेट्स ऑफ मैटर है ये। तो मैंने प्रॉपर्टी यहाँ लिस्ट कर दी है। प्रॉपर्टी कौन कौन सी हमारी? पहली रिजिडिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग ए गैस इन ए कंटेनर, काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी। ठीक है कि नहीं? का इनके आधार पे हमको क्या है देखना है कि किस किस स्टेट ऑफ मैटर में क्या क्या गुण है। चलिए तो सबसे पहला रिजिडिटी। तो सॉलिड्स जो होते हैं रिजिड होते हैं, अपना शेप चेंज नहीं करते, जबकि लिक्विड और गैसेस क्या होते हैं? नॉन रिजिड, ये इजीली अपना शेप चेंज कर सकते हैं। कॉम्प्रेसिबिलिटी की बात की जाए, सॉलिड्स दबते नहीं है, लिक्विड्स दबते नहीं है, जबकि गैसेस को हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, दे आर इजीली कंप्रेसिबल। फ्लूइडिटी की बात की जाए, बहने का गुण सॉलिड्स में नहीं होता, नो फ्लूइडिटी। लिक्विड और गैसेस दोनों ही फ्लूइडिटी शो करते हैं। जब हम कंटेनर में भरने की बात की जाए तो हम इनको खुले कंटेनर में भी सॉलिड्स को डाल सकते हैं, लिक्विड्स को भी हम खुले कंटेनर में डाल सकते हैं आसानी से, लेकिन गैसेस को सिर्फ और सिर्फ बंद कंटेनर में ही प्रेशर अप्लाई करके भरना पड़ता है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स में सबसे कम होती है। उसके बाद जो लिक्विड्स है इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मोर देन सॉलिड, सॉलिड से थोड़ी सी क्या होगी? ज्यादा होगी, ये वाला पॉइंट है। और जो गैसेस है उसमें क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी, हाईएस्ट। ठीक है कि नहीं? क्या? और लास्ट बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी जो है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद लिक्विड्स में डेंसिटी सॉलिड से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जो गैसेस है उसमें सबसे
कम हो जाएगी। क्लियर है? तो ये था हमारा कंपैरेटिव प्रॉपर्टीज किसकी, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस की, ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कुछ रीजनिंग वाले कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन हैं। तो अभी हमने इन जितने भी फिजिकल स्टेट्स थी इनके बारे में डिटेल में पढ़ा, तो अभी हम इसके आधार पे कुछ रीजनिंग वाले क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला हमारा जो छोटा सा क्वेश्चन है वो क्या है, ए गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। एक गैस जो होती है वो एक वेसल को पूरी तरीके से भर लेती है, ऐसा क्यों, क्या कारण है इसका, तो देखते हैं। द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इन गैसेस आर मिनिमम। गैस के मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर होते हैं, खुले खुले होते हैं, एक दूसरे के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेज बहुत ही कम होती हैं। सो ड्यू टू दिस द गैस मॉलिक्यूल्स मूव फ्रीली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। ठीक है, सारी पॉसिबल डायरेक्शन में क्या होता है कि फ्रीली क्या है, मूव कर पाते हैं। हेंस दे ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल टू देम। तो उनको जितनी भी जगह दे दी जाए वो सारी की सारी क्या कर लेते हैं, वो घेर लेते हैं। क्लियर है? चलिए, उसके बाद आता है हमारा सेकंड वाला रीजनिंग क्वेश्चन। ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड। एक लकड़ी का जो टेबल होता है उसको क्यों सॉलिड कहना चाहिए हमको, तो उसमें गुण क्या है। तो एक लकड़ी की जो टेबल होती है उसका फिक्स शेप होता है, वॉल्यूम भी फिक्स है, मतलब उसमें जो पार्टिकल्स है अपनी जगह इजीली छोड़ते नहीं है, शेप साइज वॉल्यूम फिक्स है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, डेंसिटी ज्यादा है, तो इसी कारण से उसको क्या कहना चाहिए, सॉलिड हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा है, ए गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। प्रेशर होता है फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। ठीक, तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या रैंडमली इधर उधर सारी पॉसिबल डायरेक्शंस में इधर से उधर घूमते रहते हैं। ठीक है कि नहीं क्या, और वो तब तक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं जब तक कि किसी चीज से टकरा ना जाए। तो वो बार बार इधर उधर मूव करते हुए रैंडमली मॉलिक्यूल्स बार बार जिस भी कंटेनर में उसको भरा जाता है उसकी वॉल से वो फ्रीक्वेंटली टकराते हैं, बार बार टकराते हैं, और हर टकराव के बाद में उनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी लूज होती है, और ये एनर्जी जो आउटवर्ड जो फोर्स जो लगाते हैं टक्कर के बाद में, इसी के कारण जो होता है प्रेशर महसूस होता है। सो दीज कोलिजन्स, कोलिजन मतलब टकराव जो है, क्रिएट एन आउटवर्ड प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। और ये जो टकराव है इसी के कारण कंटेनर की जो वॉल है उस पर बाहर की ओर क्या लगता है, प्रेशर लगता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डी वाला जो पार्ट है, वी कैन इजीली मूव अवर हैंड इन एयर। हम हवा में अपना हाथ को आसानी से हिला सकते हैं, बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड ए कराटे। लेकिन उसी हाथ को हवा में तो हम आराम से मूव कर सकते हैं, लेकिन लकड़ी के वुडन ब्लॉक के अंदर नहीं घुसा सकते हम। अगर लकड़ी का प्लैंक है कोई, उसके अंदर आर पार हाथ करना है तो इसके लिए तुमको कोई जूडो कराटे एक्सपर्ट ही चाहिए, वही स्विफ्ट मूवमेंट में उसको तोड़ करके आर पार हाथ कर सकता है, हम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा क्यों, क्या रीजन है इसके लिए, तो देखते हैं। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो है गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में काफी ज्यादा होता है, तो क्योंकि एयर जो है उसके मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर है, तो हम हमारा हाथ इजीली एयर में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मूवमेंट में। हेंस वी कैन मूव अवर हैंड इजीली इन एयर। ठीक है, इन अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड। लेकिन लकड़ी का जो ब्लॉक है क्या होता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो टाइटली पैक्ड है, क्लोज है एक दूसरे के। हेंस वी कैन नॉट मूव अवर हैंड थ्रू इट। तो उससे हम अपना हाथ आसानी से आर पार ले जा नहीं पाएंगे, और उसके लिए क्या है, फोर्सफुली अगर कोई कराटे एक्सपर्ट हिट करेगा तो ही आर पार हाथ जाएगा उसको तोड़ के, अदरवाइज नहीं जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो वॉल है हमारे कमरे की उसके अंदर भी हम हाथ नहीं डाल पाएंगे, सेम रीजन। ठीक है, चलिए ई पार्ट देख लेते हैं। लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स। पढ़ चुके हैं हम, डेंसिटी लिक्विड्स की कम होती है सॉलिड्स के मुकाबले, बट लेकिन यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस व्हिच इज अ सॉलिड फ्लोट्स ऑन वाटर। बर्फ तो सॉलिड है लेकिन वो अभी वो तो पानी पे तैरती है, इवन तो उसकी डेंसिटी, इवन तो वो सॉलिड है वो तो तैरती है पानी पे। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण मैंने थोड़ी देर पहले समझाया, जो आइस होती है उसकी डेंसिटी पानी से क्या होती है, कम होती है, उसके बीच में ओपन स्पेसेस होते हैं, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है कि नहीं क्या, और तो वाटर के अंदर मॉलिक्यूल ज्यादा नजदीक है, उसके बीच में गैप्स कम है, जबकि वो गैप्स थोड़े ज्यादा हैं किसमें, आइस में। तो आइस का वॉल्यूम बढ़ जाता है सेम मास का, डेंसिटी उसकी कम हो जाएगी। कम डेंसिटी होने के कारण क्या होता है, आइस क्या है, पानी पे तैरती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सिली सा महसूस हो सकता है कि पानी जो है लिक्विड है। अब लिक्विड क्यों है, उसका कारण क्या है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। एट रूम टेम्परेचर द वाटर मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव इनफ काइनेटिक एनर्जी। जो रूम टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर है 20-25 डिग्री सेल्सियस, उसके जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके पास मूवमेंट तो होता है, काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं है कि सतह के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाकी बचे कुछ मॉलिक्यूल्स को टाटा बाय बाय करके उड़ जाए, वेपर स्टेट में चले जाए, अपने साथियों को छोड़ के नहीं जा सकते। जैसे कोई भी मॉलिक्यूल जंप करके जाने की कोशिश करेगा, साथ ही मॉलिक्यूल्स बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन खींच लेते हैं उसको, जाने ही नहीं देते उसको। समझ में आ गया? सो रूम टेम्परेचर पे समझ में आ गया, उनके पास इनफ काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है क्या करने के लिए, एस्केप करने के लिए वेपर स्टेट में। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है।
उसके बाद एक और पॉइंट भी है, एक और पॉइंट ये भाई वेपर स्टेट में तब जाएंगे जब एक मॉलिक्यूल जो है वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल से अपना पीछा छुड़ा करके जंप करके एयर में पहुंच जाए, ठीक है कि नहीं क्या। तो अब इसके रोकथाम के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग उत्तरदायी है, ठीक है कि नहीं क्या। तो पहले समझते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या चीज है, ठीक है। मैंने कि ये वाटर मॉलिक्यूल दिखाया H2O है और दो बॉन्ड है H के कोवेलेंट बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बने, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो एटम्स है उसमें हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है ना। तो क्योंकि इसका न्यूक्लियस बड़ा साइज का है, 8 प्रोटॉन वाला है, तो इस न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की क्षमता अपनी ओर ज्यादा है। तो ये जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं शेयर किए हुए, एक हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का है। तो लेकिन ऑक्सीजन का न्यूक्लियस बड़ा है तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा अपनी ओर ज्यादा खींच लेता है, ज्यादा लालची है ये, तो अपनी ओर ज्यादा खींच लेता है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आता है, स्लाइट डेल्टा नेगेटिव। ये निशान जो है रेड कलर का, ये डेल्टा का निशान, डेल्टा मतलब वेरी स्मॉल नेगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार का एलिमेंट कहलाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी ओर ज्यादा खिसका लेता है, ठीक है कि नहीं का। जबकि हाइड्रोजन है वो, उसका न्यूक्लियस बेचारा छोटा सा ही है, एक प्रोटॉन वाला, वो अपनी ओर उसको खिसका नहीं सकता है। तो इसलिए क्या है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया ज्यादा। तो क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा ज्यादा दूर हट गया है, इसके ऊपर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसका मतलब हो गया ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये पोलर हो गया। कैसा हो गया, पोलर हो गया, दो अपोजिट पोल्स आ गए। एक एंड पे हाइड्रोजन पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया डेल्टा पॉजिटिव, इस पे आ गया डेल्टा नेगेटिव। सेम हैपेंस विद दिस मॉलिक्यूल्स आल्सो, ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसके साथ भी ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। अब दो पड़ोसी मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर हम देखें, इस पानी का जो ऑक्सीजन है और इस पानी का जो हाइड्रोजन है, अब देखेंगे इसका तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ये नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, यही क्या कहलाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाती है। तो जब एक मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में ऊपर भागने लगता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है दूसरे मॉलिक्यूल के कारण वो उसको वापस खींच लेता है। तो इसके कारण रूम टेम्परेचर पे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है अगल बगल के, तो इसके कारण क्या होता है, वेपर स्टेट में जाना मुश्किल होता है, पानी जो होता है लिक्विड स्टेट में ही पाया जाता है। क्लियर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, ध्यान से कर लेंगे, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पे। चलिए, जैसे हमने थोड़ी देर पहले किया था, वुडन टेबल को क्यों सॉलिड बोलना चाहिए, इसी प्रकार से एक आयरन की आलमीरा, लोहे की आलमारी, उसको क्यों सॉलिड कहना चाहिए, तो उसके पीछे भी सेम ही रीजन है। एन आयरन आलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सॉलिड क्यों है, बिकॉज उसका शेप फिक्स होता है, साइज फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है, और इसकी बहुत सारी फ्री सरफेसेस होते हैं, जो कि हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था सॉलिड्स के। क्लियर है ये। सो ये छोटे मोटे रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, आप लोग ढंग से इन सबको नोट कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेस चेंज क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय फेस चेंज। फेस का मतलब हो गया सॉलिड लिक्विड गैस, इनमें आपस में इंटर कन्वर्जन कैसे होता है, ठीक है। तो फेस चेंज का अर्थ देख लेते हैं पहले। द चेंज ऑफ मैटर, मैटर का बदलाव, कहां से, फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदल जाना ही क्या कहलाता है, फेस चेंज कहलाता है, ठीक। अब हम फेस चेंज को समझने के लिए उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस पे गौर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेयर के द्वारा लगाया गया जो धरती पे प्रेशर होता है, गैसेस के द्वारा जो दबाव डाला जाता है धरती की सतह पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर ऑन इट्स सरफेस, सतह पे जो दबाव डलता है उसी को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है समुद्री लेवल पे सबसे ज्यादा, पहाड़ों पे तो भाई एटमॉस्फेयर की ऊंचाई कम है और ऊपर जाएंगे तो कम है, जबकि समुद्र तल से बहुत ज्यादा ऊंचाई तक एटमॉस्फेयर कवर होता है। तो समुद्र तल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, उसी को हम वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, शॉर्ट में 1 एटीएम से डिनोट करते हैं, ब्रैकेट पे लिखा है, ये देखिए, ठीक है ना। और वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो मर्क्यूरी के 760 मिलीमीटर की कॉलम की हाइट के बराबर है। मतलब कि अगर हम पूरे एटमॉस्फेयर जो लगभग 8 से 10 किलोमीटर ऊंचाई तक है, उसको हटा करके यदि मर्क्यूरी होता हमारे सर के ऊपर, तो मर्क्यूरी सिर्फ 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर ऊंचा मर्क्यूरी का कॉलम रख देते हैं, तो उतना ही दबाव डलता जितना कि हमारे पूरा एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर डाल रहा है। और इसकी जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको पास्कल भी कहते हैं। ये एक साइंटिस्ट का नाम है ब्लेज पास्कल, उसके नाम से डिराइव किया गया है, ठीक है ना। तो पास्कल में जो इसकी वैल्यू है वो है 101325, समझ में आ गया, 101325 पास्कल, ठीक है। तो ये हमारे वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है, याद रखेंगे इसको। और जब भी हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का मेजर करते हैं, तो हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझ में आ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही मेजर किया जाता है मेल्टिंग पॉइंट एंड
बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। चलिए अगला हमारा जो डेफिनेशन है वो है मेल्टिंग या फिर फ्यूजन किसको कहते हैं। तो फ्यूजन में थोड़ा सा गड़बड़ नहीं करेंगे, फ्यूजन और मेल्टिंग का अर्थ बिल्कुल एक ही होता है। मेल्टिंग सबको पता है, पिघलना, फ्यूजन भी वही होता है, ठीक है कि नहीं का। तो क्या मतलब है इसका, मैंने बताया जरूर अभी कि मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों में क्या है, एटमॉस्फेयर प्रेशर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि हम हमेशा एक एटमॉस्फेयर प्रेशर पे ये चीजें निकालते हैं, ठीक है कि नहीं का। सो व्हाट इज मेल्टिंग, द चेंज ऑफ अ सब्सटेंस, सब्सटेंस का बदल जाना फ्रॉम इट्स सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट एट कौन सा प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ए कांस्टेंट टेम्परेचर। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और एक फिक्स्ड तापमान पे किसी भी सब्सटेंस का सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में बदल जाना, इसको हम कहते हैं मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। क्लियर है, ये हमारी डेफिनेशन है मेल्टिंग की या फ्यूजन की। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। अब मेल्टिंग देख लिया, फ्यूजन देख लिया, तो मेल्टिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। सो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द कांस्टेंट टेम्परेचर, वो फिक्स्ड तापमान एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स, जिसपे कि एक सॉलिड चीज मेल्ट होती है, और अ लिक्विड फ्रीजेस, या फिर लिक्विड फ्रीज हो जाए, मतलब या तो सॉलिड पिघल के लिक्विड में बदल जाए या लिक्विड जम करके सॉलिड बन जाए, दोनों तापमान सेम ही होते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट एक ही तापमान होता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, या फिर फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट जो पानी का है, पानी जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है, इसी को केल्विन स्टेट में किया जाए तो ये आता है एग्जैक्टली 273.16 केल्विन। ये हमारी एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, ठीक है। और 0 डिग्री सेल्सियस पे जो कि मेल्टिंग पॉइंट है पानी का, यही आइस का फ्रीजिंग पॉइंट भी है, सॉरी आइस, ये पानी का मेल्टिंग पॉइंट या फिर इसी को हम क्या है फ्रीजिंग पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो होता है दोनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है, मतलब कि आइस भी होती है और वाटर में भी होगा, मतलब कुछ हिस्सा आइस में होगा, कुछ हिस्सा क्या होगा वाटर में। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है, फेज चेंज तापमान, इस पे अगर हमने बर्फ और पानी रख दिया तो बर्फ जो है वो पिघलती भी रहती है और पानी से आइस भी बनता रहता है, दोनों प्रकार का जो होता है वो गतिविधियां होती रहती है। क्लियर है, तो ये था हमारा क्या मेल्टिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच या तो सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में बदल जाए या लिक्विड फ्रीज होकर सॉलिड में बदल जाए। पानी के लिए है 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, ये देखिए हमारा जो डायग्राम है ये फेज चेंज का डायग्राम है, अलग अलग मैं टर्म्स ब्रीफ में बता देता हूँ, उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और यहाँ इंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे यहाँ पे इस एरो के डायरेक्शन में एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। तो देखिए सबसे नीचे लिखा है सॉलिड, सॉलिड की एनर्जी सबसे कम होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, उससे ज्यादा एनर्जी किसकी है, काइनेटिक एनर्जी लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स की होती है, उससे ज्यादा किसकी होती है, गैस की। और प्लाज्मा हाई एनर्जेटिक स्टेट है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होती है, ठीक है। तो एनर्जी का हिसाब किताब तो ये रहा, ठीक। चलिए अब पहले देख लेते हैं सॉलिड और लिक्विड में इंटर कन्वर्जन। तो सॉलिड को यदि मैं पिघला करके लिक्विड स्टेट में बदलता हूं तो ये हो गया मेल्टिंग या फिर इसी को बोलते हैं फ्यूजन, ठीक है। अच्छा लिक्विड को जमा दिया जाए, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाए, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या कहते हैं इसको, फ्रीजिंग। ये क्लियर है। चलिए अब अगर लिक्विड को और गर्म करें तो एक पर्टिकुलर तापमान पे वो तेजी से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने लगेगा, एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे और एटमॉस्फेयर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर पे, ठीक है। और ये प्रक्रिया कहलाती है वेपोराइजेशन, ठीक है कि नहीं, ये क्या कहलाती है, वेपोराइजेशन, ठीक है। और जिस फिक्स तापमान पे होगा वो क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट, और उसी पॉइंट पे जो है गैस वापस लिक्विड में बदल सकती है, इसी को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। तो लिक्विड से गैस बनना वेपोराइजेशन, गैस से लिक्विड बनना कंडेंसेशन। क्लियर है। चलिए अब कुछ हमारे पास ऐसे स्पेशल सॉलिड्स भी होते हैं जिनमें क्या है, अगर मैं सॉलिड स्टेट को गर्म कर दूं, सॉलिड्स को गर्म करने से वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाता, वो सीधा सीधा क्या चले जाता है, गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। इस गैस को यदि मैं हाई प्रेशर लगा के तापमान कम कर दूं तो ये लिक्विड नहीं होता, ये सीधा सीधा क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, लिक्विड स्टेट आती ही नहीं है उसकी। और सॉलिड को गर्म कर देंगे वापस सीधा गैस बन जाएगा। तो सॉलिड से गर्म करके एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे कांस्टेंट प्रेशर पे सीधा गैस स्टेट में कन्वर्जन, ये कहलाता है सब्लिमेशन। और गैस को कूल करने पर सीधा सीधा क्या आ जाए, सॉलिड स्टेट में बदल जाए वो, तो क्या कहलाएगा, ये डिकम्पोजिशन कहलाएगा, सॉरी डिपोजिशन, ठीक है। सब्लिमेशन उसका उल्टा उल्टा क्या हो जाएगा, डिपोजिशन, ठीक है कि नहीं क्या। तो ये था सॉलिड से लिक्विड में फ्रीजिंग मेल्टिंग, लिक्विड से गैस में वेपोराइजेशन कंडेंसेशन, अपोजिट से एक दूसरे के, एंड सॉलिड से गैस एंड गैस से सॉलिड, ये आएगा सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन रिस्पेक्टिवली। अब जो गैस स्टेट है मैंने बताया था उसकी जो आयोनाइज्ड फॉर्म होती है प्लाज्मा होती है, तो हाई एनर्जी जब गैस मॉलिक्यूल्स को देते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स बाहर निकल आते हैं और हमको आयनिक स्टेट जो मिलती है वो होती है प्लाज्मा स्टेट। और अगर प्लाज्मा स्टेट को एनर्जी कम कर दें, उसकी एनर्जी वापस ले लें, तो इलेक्ट्रॉन्स वापस रिकम्बाइन कर जाते हैं उन आयंस के साथ में, एंड वी गेट अगेन
द गैसियस मॉलिक्यूल्स और एटम्स, ठीक है कि नहीं क्या, तो ये प्लाज्मा स्टेट हो गई। तो इसको रिकॉम्बिनेशन और आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्ट होकर के आयन बनना आयोनाइजेशन, और वापस इलेक्ट्रॉन्स का जुड़ जाना एटम्स बना देना वो रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। क्लियर है, तो ये हमारे क्या फेज चेंज का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर है, चलिए अगली डेफिनेशन पे चलते हैं हम। वेपोराइजेशन अभी बताया था, हमने डिस्कस किया था, द चेंज ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम इट्स liquid state to gaseous state at 1 atmospheric pressure and a constant temperature is called vaporization, ठीक है कि नहीं का। तो ये सिर्फ और सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पे ही होता है, एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे होता है और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। क्लियर है, तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है कि नहीं का। तो ये देखिए यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है, ठीक है। कंडेंसेशन उल्टी प्रक्रिया होगी, द चेंज ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट, अगेन ये भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगा, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और दोनों ही जिस तापमान पे होते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, वो चीज होती है, वो टेम्परेचर होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या होता है ये, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स वेपर रैपिडली, तेजी से बदल जाता है, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और जो पानी है, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 100 डिग्रीज सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। क्लियर है, चलिए आगे चलें। ओके, नाउ वी हैव सब्लिमेशन। ये क्या अभी बताया था मैंने, सॉलिड का गर्म करने पर सीधा गैस स्टेट पे चले जाना, बिना मेल्ट हुए, बिना लिक्विड स्टेट आए, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे। चेंज ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू इट्स गैसियस स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक है। और अगर ठंडा कर देंगे गैस को तो सीधा सीधा फिर कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में, इसको हम डिपोजिशन कहते हैं, देखा था अभी हमने डायग्राम में, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हेन कूल्ड एट हाई प्रेशर गेट्स सॉलिडिफाइड, सीधा ये सॉलिड में बदल जाती है, लिक्विड नहीं होती है वो, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड फॉर्म, ठीक है। और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये गैस लिक्विड फॉर्म तो आता ही नहीं है, तो अगर इसको ठंडा करके हम बिल्कुल सॉलिड में बदल देते तो बर्फ के जैसे दिखता है वो, हाथ में ले लेंगे उसका जो टेम्परेचर होता है -80 डिग्री सेल्सियस होता है, हाथ में ले लेंगे तो हमारी हाथों की हीट से तेजी से वो वापस गैस में बदल जाएगी, बहुत ठंडा लगेगा हमको, एक तरह से क्या है, बिल्कुल शॉक भी लग सकता है, तो हाथ में इसको होल्ड नहीं करना है। और क्योंकि वो मेल्ट नहीं होती तो हमारा हाथ उससे गीला नहीं होगा, तो है वो ठंडी बर्फ के जैसे दिखती है, बट इसको हम क्योंकि ये हाथों को गीला नहीं करती है, मेल्ट नहीं होती है, लिक्विड फॉर्म में नहीं आती है, इसको हम ड्राई आइस कहते हैं, ठीक है। कई बार छोटा क्वेश्चन आता है 1 मार्क का, व्हाट डू यू मीन बाय ड्राई आइस, सो व्हाट इज ड्राई आइस, ड्राई आइस इज नथिंग बट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। सो इट इज वेरी कोल्ड बट डज नॉट वेट अवर हैंड्स, हमारे हाथ को गीला नहीं करती, और अगर इसको गर्म कर दें तो सीधा सीधा वापस गैस स्टेट में चली जाएगी। क्लियर है, सब्लिमेशन। अपार्ट फ्रॉम सॉलिड CO2, CO2 के अलावा कुछ और दूसरी चीजें भी हैं जिसको हीट करने पर क्या हो जाते हैं, सबलाइम हो जाती है, ठीक है। पहला है कैंपर, कपूर है जिससे हम पूजा करते हैं, ठीक है। नेप्थलीन, ये हमारा इंसेक्टिसाइडल बॉल्स आती हैं जो रिपेल करती है कीड़ों को, हम कपड़ों के अंदर भी रखते हैं इसको, टॉयलेट्स वगैरह में भी बैड स्मेल को अवॉइड करने के लिए रखते हैं। आयोडीन हमारा है, ये सबलाइम होता है हीट करने पर। अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, नौसादार बोलते हैं हिंदी में, इसको भी गर्म कर दें तो ये डायरेक्टली गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और अमोनियम क्लोराइड को हम यूज करते हैं हमारा जो बाथरूम्स वगैरह में ओडर से बचने के लिए रखते हैं ना, ओडोनिल, तो बैड ओडर से बचने के लिए जो ओडोनिल होता है उसका जो बेसिक जो कंपोजिशन होता है उसमें परफ्यूम्स वगैरह मिला करके अमोनियम क्लोराइड ही रखते हैं। तो देखा होगा वो जो कैंपर हो गया या नेफ्थलीन, नेफ्थलीन खासकर देखा होगा, इन बॉल्स को हम रखते हैं तो बड़ा है साइज का, और कुछ दिनों बाद अपने आप ही ये धीरे धीरे एटमॉस्फेरिक हीट को अब्जॉर्ब करके और सीधे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे छोटा छोटा होकर गायब भी हो जाता है, समझ आ गया, खत्म हो जाता है अपने आप। तो ये क्यों डिसअपीयर हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ सब्लिमेशन। क्लियर है, चलिए ये कॉन्सेप्ट था हमारा सब्लिमेशन। नेक्स्ट स्लाइड क्या है देखते हैं। चलिए अब हमको देखना है कि यदि किसी भी सब्सटेंस को यदि हम हीट कर देते हैं तो उस पर क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। चलिए सपोज हम किसी भी सब्सटेंस को हीट देना स्टार्ट करते हैं तो शुरू में क्या होगा, उसका तापमान बढ़ने लगेगा, मॉलिक्यूल जो होते हैं उसके बीच में वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगे और तेजी से जोर जोर से मूव करने लगेंगे, दूर दूर जाने लगेंगे, ठीक है कि नहीं क्या। और ये जो तापमान में जो वृद्धि है, अगर हम उसी मटेरियल में जिसको हम हीट करें एक थर्मोमीटर डाल दें तो थर्मोमीटर की मदद से हम इसको आसानी से नाप सकते हैं, तापमान बढ़ता हुआ उस पर नजर आ जाएगा, नाप सकते हैं, ठीक है। व्हेन हीटिंग इज कंटिन्यूड, लेकिन अगर हम हीटिंग जारी रखें तो तापमान बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, बट फाइनली एक ऐसा वक्त आएगा, ऐसा समय आएगा व्हेन इंक्रीज इन टेम्परेचर स्टॉप्स, समझ में आ गया। तो तापमान में जो वृद्धि है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगी। तो बंद हो गया तो तापमान क्यों नहीं बढ़ रहा, हीट तो दे रहे हैं हम, तो अब क्या होता है, तापमान क्यों नहीं बढ़ रहा, उसका कारण देखेंगे ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एट दिस स्टेज एनी मोर हीट गिवन, इस वक्त जो भी हम एक्स्ट्रा हीट अभी दे रहे हैं सब्सटेंस को, इट हाइड्स इटसेल्फ, वो हीट अपने आप को छिपा लेती है। कहाँ छिपा लेती है? विद इन द सब्सटेंस, सब्सटेंस में ही छिपा लेती है। एंड इज यूज फॉर चेंज ऑफ फेस ओनली, ये जो हीट है, छिपी हुई हीट, ये छिप करके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको तोड़ने का काम करती है और उठा उठा के मॉलिक्यूल्स को दूर फेंकती है। और अगर कोई सॉलिड स्टेट में सब्सटेंस है तो उसको गैस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने का काम करेगी, उनको दूर फेंकेगी। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उसको ब्रेक करती है, जिससे कि क्या वो फेस चेंज में हेल्प करती है। तो ये जो छिपी हुई हीट है, हिडन हीट है, हिडन का एक और मतलब है लेटेंट भी कहते हैं इसको, ठीक है कि नहीं? सो दिस हिडन हीट छिपी हुई है, इट इज यूज्ड फॉर चेंज ऑफ फेस, इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ये हीट जो छिप जाती है मेटल में जाकर के, थर्मोमीटर इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, तापमान वृद्धि शो नहीं करता, और ये जो फेस चेंज के काम आती है, इसी को हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट के नाम से जानते हैं, ठीक है। दिस हीट कैन नॉट बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर की मदद से इसको हम पहचान नहीं सकते हैं। वंस द फेस चेंज इज कंप्लीटेड द टेम्परेचर अगेन स्टार्ट्स राइजिंग, एक बार फेस चेंज खत्म हो गया तो उसको छुपने के लिए स्थान नहीं मिलता। मान लो सॉलिड है, पूरा लिक्विड बदल गया तो सॉलिड मॉलिक्यूल्स ही नहीं बचेंगे, छिपने के लिए जगह नहीं है, तो वापस से क्या है, फिर वो तापमान बढ़ने लगेगा लिक्विड का। समझ में आ गया? तो जब तक फेस चेंज होता है तापमान कांस्टेंट बना रहता है। तो ये जो फेस चेंज के लिए जो हीट काम आती है, इसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से समझेंगे। नेक्स्ट, लेटेंट हीट के प्रकार कितने हैं? तो बेसिकली तीन मेन प्रकार का जो हमारा फेस ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके आधार पे जो लेटेंट हीट है वो कितने प्रकार की है? तीन प्रकार की है। पहली है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सेकंड है वेपोराइजेशन, एंड थर्ड है लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। क्लियर है? तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन मतलब मेल्टिंग। 1 kg सॉलिड को कंप्लीटली मेल्ट करके लिक्विड स्टेट में बदलने के लिए कितनी हीट चाहिए? वो कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 1 kg लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट पे, फिक्स टेम्परेचर पे कंप्लीटली वेपर स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? हीट एनर्जी, वो होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एंड सिमिलरली 1 kg सॉलिड को कितनी हीट चाहिए कंप्लीटली गैस स्टेट में डायरेक्टली कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे? ये कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो एक बार जस्ट इसको रीडिंग मार लेते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 kg ऑफ ए सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है? चलिए, दूसरा क्या था? latent heat of vaporization, it is the amount of heat required to change 1 kg of liquid into vapor. समझ में आ गया? vaporization, liquid into vapors at its boiling point. And last one, latent heat of sublimation, it is the amount of heat required to change again 1 kg of solid directly into vapors. sublimation समझ आ गया? solid से सीधा vapors होना at a constant temperature. तो ये तीन मेन प्रकार की हो गई latent heat. क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है। स्लाइड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। टेम्परेचर क्या होता है? डिफाइन टेम्परेचर, और उसकी जो मेजरमेंट की अलग अलग स्केल्स हैं वो क्या है वो देखेंगे, एंड उनके बीच में क्या संबंध है। एक स्केल ऑफ टेम्परेचर को हमको किस प्रकार से दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना है, क्या उनके बीच में रिलेशनशिप है, फॉर्मूला। ठीक है, चलिए। तो पहले टेम्परेचर क्या होता है? किसी भी वस्तु का तापमान से हम क्या समझते हैं कि वो वस्तु किस हद तक गर्म अथवा ठंडी है। समझ में आ गया? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कितना वो गर्म है या फिर ठंडी है, इस चीज को बोलते हैं टेम्परेचर। इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर की मदद से इसको नापते हैं, और 4 अलग अलग स्केल्स हैं तापमान को नापने की, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, र्यूमर। क्लियर है? तो र्यूमर हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बेसिकली 3 पे ज्यादा गौर करेंगे, आपकी बुक में दिया हुआ नहीं है। ठीक है, चलिए। और ये जो केल्विन स्केल है, इसी को हम एब्सोल्यूट स्केल के नाम से भी जानते हैं। लॉर्ड केल्विन के नाम से ये केल्विन पड़ी है। ठीक है, इंग्लिश साइंटिस्ट। सो केल्विन स्केल को एब्सोल्यूट स्केल क्यों कहते हैं, उसका रीजन है, जो सेल्सियस स्केल है उसमें हमारे तापमान 0 डिग्री हो सकता है, प्लस का, 0 से ज्यादा, माइनस का भी होता है। फ़ारेनहाइट स्केल है, तापमान 0 डिग्री हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। र्यूमर में 0 डिग्री हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, माइनस। तीनों में कंपैरेटिव स्केल से 0 के ऊपर भी हो सकता है तापमान, नीचे, प्लस और माइनस दोनों में होते हैं। लेकिन केल्विन स्केल एकमात्र ऐसी स्केल है जिसमें सबसे कम से कम जो तापमान हो 0 केल्विन होगा, 0 से नीचे नहीं जाएगा। तो 0 से नीचे नहीं जाएगा तो माइनस के तापमान इसमें संभव नहीं है। और माइनस के टेम्परेचर, जो प्लस की वैल्यूज होती है उसको एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। तो ये केल्विन स्केल पे जो तापमान है, क्योंकि प्लस का ही हो सकता है या 0 होगा, there are no negative temperatures on the scale, hence this scale is known as absolute scale. रीजनिंग वाला क्वेश्चन आता है, which of the following scales is absolute scale, और यही SI यूनिट भी है किसकी, टेम्परेचर को मेजर करने की। ठीक है, सो द केल्विन स्केल इज नोन एज द एब्सोल्यूट स्केल। क्यों? रीजन आता है, बिकॉज द मिनिमम टेम्परेचर ऑन द स्केल इज 0 केल्विन। ब्रह्मांड का सबसे मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है
0 डिग्री केल्विन, सॉरी 0 केल्विन, डिग्री नहीं यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये -273.16 होता है, कितना होता है, -273.16 डिग्री सेल्सियस, अगर सेल्सियस में नापना हो, ठीक है। और टेम्परेचर्स इन दिस स्केल आर नॉट नेगेटिव, इसीलिए हम इसको एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं। टेम्परेचर हमेशा क्या होते हैं, इस पे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं जो 4 प्रकार की जो स्केल्स हैं, इनके थर्मोमीटर के एग्जांपल से देख लेते हैं कि कैसे इनका हम रिलेट करेंगे इनको आपस में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए अब रिलेशनशिप निकालने के लिए हमको सबसे पहले थोड़ा सा जो रिटन मैटर उस पर गौर कर लेते हैं। किसी भी थर्मोमीटर को कैलिब्रेट करने के लिए, यूज करने के लिए हमको दो अलग अलग फिक्स्ड पॉइंट्स की जरूरत होती है, जिनको हम बोलते हैं फिक्स्ड टेम्परेचर, ठीक है। 2 फिक्स्ड टेम्परेचर्स आर चूजन फॉर दिस, ठीक है। ये टेम्परेचर क्या होते हैं, लोअर एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, लोअर एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट। तो ये देखिए ऊपर जो रेड लाइन लगी हुई है ये अपर फिक्स पॉइंट है, नीचे जो लगी हुई है व्हाइट लाइन ये है लोअर फिक्स पॉइंट। हर थर्मोमीटर में होते हैं 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब बाय कन्वेंशन स्टैंडर्ड हमने क्या ले लिया, पानी हमारा सर्वव्यापी लिक्विड है, बहुत इजीली अवेलेबल है, पूरी धरती पे मिलता है। तो लोअर फिक्स पॉइंट जो है, समझ आ गया, वो हम लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस अभी बताया था। और अपर फिक्स पॉइंट है वो लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। चलिए तो फिलहाल मैंने चारों स्केल्स का रिलेशन दिया, यहाँ पे हमने एक डायग्राम कम बनाया, एक क्या है र्यूमर वाला जो मैंने नहीं ड्रॉ किया है, ये इमेज मैंने ऐसे कैसे ले लिया था, ठीक है। चलिए तो ध्यान देंगे, ये पहला हमारा सपोज सेल्सियस वाला है, लेफ्ट यहाँ फॉर्मूले में पहले सी है तो मैं पहले सी डिस्क्राइब कर दूँ। तो सेल्सियस स्केल में जो है ये देखिए एब्सोल्यूट जीरो मैंने बताया था, 0 केल्विन, केल्विन पे सबसे कम तापमान है 0। सेल्सियस पे ये होता है 273 माइनस का एग्जैक्ट 273.16 है, और फारेनहाइट पे होता है -460। र्यूमर पे भी ऐसा होता है, उसका ज्यादा इतना कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये 2 फिक्स पॉइंट देख लेते हैं, इसके हिसाब से हम कैलिब्रेट करेंगे। ये तापमान गैप इधर जो जितना है उतना ही इधर होना चाहिए, उधर ही होना, उधर इधर भी इतना ही होना चाहिए। तो जो 0 डिग्री सेल्सियस है, सेल्सियस स्केल पे जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो 0 होता है, अपर वाला कितना होता है 100 होता है, बॉइलिंग पॉइंट मैंने भी बताया था। केल्विन पे ये है 273 और 373, लोअर फिक्स पॉइंट होता है 273, केल्विन पे पानी फ्रीज होता है, जमता है, और 373 पे उबल जाता है। फारेनहाइट पे ये लोअर है क्या 32, अपर है 212। ये याद रखने का बहुत आसान तरीका है, 273 373 तो लर्न करना पड़ेगा। ये 32 एफ फॉर फेस, चेहरा, और फेस में 32 ही होती है ना, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं 32, ठीक है। और ये कितना है 212, क्लियर। अब मुझे बताएंगे इसी प्रकार से जो रूमर है फोर्थ वाला, जो ये वाला जो चीज है, इसमें कितना होता है, नीचे लोअर फिक्स पॉइंट होता है 0 सेल्सियस के जैसे ही, और जो अपर फिक्स पॉइंट होता है वो होता है 80, क्लियर है चारों। अब हमको क्या करना है देखेंगे, सबसे पहले सी है, मैंने यहां लिख दिया सी, ठीक है, माइनस उसमें से क्या घटाना है, लोअर फिक्स पॉइंट, समझ में आ गया, तो सी -0, क्लियर है। तो देखते हैं सब में ऊपर में क्या क्या किया है, जो भी स्केल है उसका लेटर लिया मैंने, और उसमें से क्या माइनस करना है, लोअर फिक्स पॉइंट, ये मैंने ऊपर रखा है न्यूमरेटर में। देखिए सी पहला स्केल है -0, उसका जो लोअर फिक्स पॉइंट है ये रहा, ठीक। उसके बाद जो फारेनहाइट है एफ, सिंबल ये रहा, लोअर फिक्स पॉइंट कितना 32, तो एफ -32 मैंने ये ले लिया, ठीक है। केल्विन देखेंगे यहाँ ये रहा, केल्विन का सिंबल क्या है के, सो देखिए के लिखा हुआ है, एंड इसका लोअर फिक्स पॉइंट 273, ये रहा 273। इसी प्रकार से र्यूमर आ जाएगा, र्यूमर में लेटर इसका आर आ गया, एंड जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो कितना आएगा 0 आएगा, नीचे इसके जैसे आएगा, तो आर -0, ठीक है। अब क्या कर देंगे, नीचे क्या लेना है, डिनोमिनेटर लेना है अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। चलिए सेल्सियस में ये 100 है, नीचे देखेंगे 100 लिख दिया। फारेनहाइट में ये 180 आता है, सो वी हैव पुट इट 180। केल्विन में भी 100 ही आता है, अंतर इन दोनों का, तो ये हमने 100 लिख दिया। र्यूमर में ऊपर 80 बताया था, नीचे 0, तो दोनों का डिफरेंस 80 होगा, ये 80 लिख दिया। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया टेम्परेचर की स्केल्स को इंटर कन्वर्ट करने का। अब मान लीजिए हमको सेल्सियस को फारेनहाइट में करना है, मान लीजिए सेल्सियस दे दिया 30, तो सेल्सियस फारेनहाइट को करना है, तो ये दोनों फॉर्मूला लिख लेंगे, सिर्फ ये दोनों पार्ट लिख लेंगे, तो C -0/100 इक्वल टू F -32/180 ये लिख लेंगे, ठीक है। अब मान लो दे दिया हमको 30 डिग्री सेल्सियस, तो फारेनहाइट में निकालना है, तो C की जगह 30 लिख लेंगे, तो क्या आ जाएगा 30 -0/100 इक्वल टू, और यहाँ आ जाएगा F -32/180, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, F निकाल लेंगे। चलिए मान लीजिए F और K के बीच में कन्वर्जन करना है, F हमको दे दिया 100 फारेनहाइट, 100 डिग्री फारेनहाइट, उसको किस में करना है, केल्विन में करना है, तो ये दोनों फॉर्मूला लिख लेंगे बस, खाली बाकी दोनों को छोड़ देंगे। F की जगह 100 लिख लिया जाएगा, तो 100 -32/180 इज इक्वल टू K -273/100, तो क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके K निकाल लेंगे। चलिए मान लीजिए सेल्सियस और केल्विन में कन्वर्ट करना है आपस में, इंटर कन्वर्जन, तो C -0/100 के साथ क्या इक्वेट कर लेंगे, तीसरा वाला जो है K -273/100। अब मान लीजिए
सपोज के दे दिया हमको, सपोज 300 के दे दिया, 300 तो यहाँ 300 लिख लेंगे, 300 माइनस 273/100 और इस तरफ सी को ऐसे ही रहने देंगे, तो सी माइनस 0 तो सी हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई से और फिर क्या निकल जाएगा, सी निकल जाएगा। समझ में आ गया? तो एनी स्केल कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर स्केल यूजिंग दिस स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो अच्छे से लर्न कर लेंगे, बहुत ईजी है ये, क्लियर है ये। चलिए आगे चले नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या है हमारा क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। जो एटमॉस्फेरिक गैसेस होती है उसको लिक्विड बनाने का क्या तरीका है? लिक्विड कैसे बना सकते हैं? गैस है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर लगा दो, लो टेम्परेचर दे दो, तो दबा करके उसको हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा जो एलपीजी है उसको भी हम ऐसी हाई प्रेशर लगा करके सिलेंडर्स में भरते हैं, तो प्रेशराइजेशन के कारण हम क्या उसको लिक्विफाई कर सकते हैं। स्पेलिंग गौर करेंगे बच्चे, बहुत गलत लिखते हैं, LIQUID, ये तो लिक्विड की स्पेलिंग है, और LIQUEFIED लिक्विफाइड, यहाँ आई नहीं करेंगे, गलती से बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं, तो दोनों केसेस में ध्यान रखेंगे, लिक्विड की स्पेलिंग से डिफरेंट है ये, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। इवापोरेशन क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था वेपोराइजेशन। तो इवापोरेशन और वेपोराइजेशन दोनों फर्क है। वेपोराइजेशन जो होता है वो सिर्फ एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, उसको बॉइलिंग भी कह सकते हैं। जबकि इवापोरेशन जो होता है किसी भी तापमान पे हो सकता है, इट कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे कोई भी तापमान हुआ, बॉइलिंग पॉइंट जरूरी नहीं है, ठीक है। सो व्हाट इज इवापोरेशन? द चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट। समझ में आएगा? लिक्विड का बदलना वेपर स्टेट में एट एनी टेम्परेचर, तापमान कोई भी हो, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे नीचे, ठीक है। अब हम पतीले में पानी रख दिया, गैस पर रख दिया, उबाल लिया, 100 डिग्री पे पहुंचेगा, तेजी से वेपर बनेगा, दिस इज वेपोराइजेशन या बॉइलिंग, क्लियर है। लेकिन अगर सपोज हमने बकेट में पानी लेके पोछा मार दिया फर्श के ऊपर, फैन चला दिया, तो थोड़ी ही देर में सूख जाता है, उड़ जाता है, वेपर हो गया। बट यहाँ थोड़ी उबल रहा था, वो 100 डिग्री तो नहीं था उसका टेम्परेचर। तो किसी भी कम तापमान पे भी वो वेपर बन सकता है। हमारे नदियों से, महासागरों से सन की हीट के कारण पानी धीरे धीरे इवेपोरेट होता है, वहां तो उबल नहीं रहा है, तो ये इवेपोरेशन है। तो दोनों में क्लियर फर्क समझेंगे। वेपोराइजेशन जबरदस्ती किया है, उबाल के किया 100 डिग्री पे, इवेपोरेशन ऑटोमेटिक अपने आप किसी भी टेम्परेचर पे हो, बट लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम देखेंगे इवापोरेशन एंड बॉइलिंग में क्या कंपैरेटिव डिफरेंसेस हैं। चलिए लेफ्ट साइड में इवापोरेशन है, राइट साइड में बॉइलिंग है। पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं, ठीक। इवापोरेशन जो होता है वो सिर्फ लिक्विड की सतह के ऊपर होता है। एक नदी में पानी भरा हुआ है, सूर्य की गर्मी पड़ेगी, सतह के मॉलिक्यूल्स ही हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और वेपर स्टेट में भाग जाएंगे। नीचे का इंटीरियर में, गहराई में जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर नॉट अफेक्टेड। समझ में आ गया? तो पॉइंट हमने कैसे लिखा है, इट टेक्स प्लेस एट द सरफेस ऑफ लिक्विड ओनली, क्लियर है, सिर्फ सरफेस पे होगा, इसीलिए इसको सरफेस फिनोमिनन, फिनोमिनन मतलब होता है गतिविधि, सरफेस पे होने वाली गतिविधि है, ठीक है। जबकि बॉइलिंग है ना, वो जो लिक्विड है उसके इंटीरियर में होता है, पूरा मैटर जो अंदर तक होता है, तो इसको बोलते हैं बल्क फिनोमिनन। इट टेक्स प्लेस वेल विद इन द लिक्विड वॉल्यूम, क्लियर है। सो इट टेक्स प्लेस इन द इंटीरियर ऑफ लिक्विड, ये बल्क फिनोमिनन, तो ये पूरा अंदर से होता है, ये क्या होगा, ये सिर्फ सतह के ऊपर होता है। चलिए सेकंड पॉइंट हमारा है, सतह के ऊपर से, जिस सतह से लिक्विड इवेपोरेट होगा, तो वो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट एनर्जी लिक्विड सतह से लेकर के वेपर स्टेट में चले जाएंगे, और क्योंकि हीट एनर्जी सतह से ले गया तो लिक्विड का जो तापमान है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, इससे कूलिंग इफेक्ट आता है। फिर वो लिक्विड आसपास के जो सराउंडिंग्स है, जिस बर्तन में रखा उस बर्तन से हीट खींच लेता है, तो बर्तन ठंडा हो जाता है। मटके में ऐसे ही होता है, मटके की सतह के ऊपर, मटका जो होता है पोरस होता है, मिट्टी जो होती है छिद्रयुक्त, उसके अंदर पोर्स होता है बहुत सारे बारीक बारीक, तो मटके में जो स्टोर पानी करते हैं हम, तो उसकी सतह पे सीप डाउन करके, सीप आउट करके बाहर आ जाता है सतह पे, और फिर वो हीट एब्जॉर्ब करके मटके की सतह से वो वाटर वेपर्स तो उड़ जाते हैं उसके, और हीट ले जाएगा तो मटके की जो सतह वो ठंडी हो जाती है, अंदर के कंटेंट्स भी क्या हो जाएंगे, ठंडे। तो जिस भी सतह पे इवेपोरेशन होता है वो सतह कूल हो जाती है। अगर हम अपना मुंह धो के पानी से थोड़ी देर फैन में बैठ जाए, तो हमारे जो फेस है उसकी सरफेस से जो भी पानी इवेपोरेट होगा हमारे फेस से हीट लेके जाएगा, तो फेस पे ठंडक मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी, ठीक है ना। तो कूलिंग इफेक्ट होता है, जबकि बॉइलिंग में कोई कूलिंग इफेक्ट नहीं होता। समझ में आया? इट डज नॉट कॉज एनी कूलिंग इफेक्ट ऑफ द सरफेस। चलिए उसके बाद इवेपोरेशन थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, ये किसी भी तापमान पे हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, जबकि इट टेक्स प्लेस ओनली एट द बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर है। नेक्स्ट, ये काफी स्लो प्रक्रिया, धीरे धीरे होता है, जबकि ये बहुत ही तेज प्रक्रिया है, ठीक है। और क्योंकि स्लो प्रक्रिया है तो इसमें कोई बुलबुले, बबल्स, एयर बबल्स दिखते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बबल फॉर्मेशन होता है, बुलबुले दिखते हैं। अगर हम पतीले में गैस पे पानी गर्म करके रख देंगे तो पानी पूरा ढंग से हिलेगा, बुलबुले नजर आएंगे। तो ये हमारे बेसिक डिफरेंसेस थे इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगला हमारा है
फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट हो जाता है? अभी थोड़ी देर पहले लेटेंट हीट वाले एग्जांपल में हमने डिस्कस किया था दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग चेंज ऑफ फेज। फेज चेंज के दौरान फिक्स हो जाता है, तो उसको समझ सकते हैं एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से। चलिए देखते हैं। व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मान लीजिए सॉलिड इसको हमने मेल्टिंग पॉइंट तक हीट कर दिया, पिघलने ही वाला है। अब पिघलने वाले टेम्परेचर पे आके क्या होगा? द टेम्परेचर फर्स्ट राइजेस, ठीक है। तो जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो अभी मेल्टिंग पॉइंट नहीं आया सपोज, ठीक है। जब मान लो बर्फ ही है, 0 डिग्री पे हीट करेंगे तो पहले धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। सॉरी, बर्फ नहीं है, सपोज कोई भी दूसरा सॉलिड है, ठीक है कि नहीं, बर्फ का तो 0 ही होता है मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा सॉलिड है कोई भी, उसको हम हीट करते करते पहले तो तापमान धीरे धीरे क्या बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, उसके बढ़ते बढ़ते जैसे ही उसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा तो एकदम से रुक जाता है, तापमान में वृद्धि बंद हो जाता है। मैंने बताया था ना, फेज चेंज वाले तापमान पे जो हीट देते हैं वो सब्सटेंस में जाके छिप जाती है। सो ऑन फर्दर हीटिंग और ज्यादा हीट देंगे उसको तो क्या होगा? द हीट एनर्जी प्रोवाइडेड टू द सब्सटेंस हाइड्स विद इन इट, जो भी हीट एनर्जी हम दे रहे हैं उसको, वो सब्सटेंस में जाके क्या होती है? छिप जाती है। एंड फिर क्या करती है? हेल्प्स टू ब्रेक द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द सॉलिड मॉलिक्यूल्स। सॉलिड मॉलिक्यूल्स को जो बांध के रखने वाली फोर्स है उसको तोड़ने का काम करती है और उठा उठा के उनको फेंकती है इधर से उधर, अलग करती है। दिस हिडन एनर्जी, और ये जो छिपी हुई एनर्जी है जो मॉलिक्यूल्स को हटाती है, एक दूसरे से दूर करती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस तोड़ती है, ये थर्मोमीटर डिटेक्ट नहीं कर पाता, तो वो तापमान में वृद्धि शो नहीं करता। और इसी छिपी हुई हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। और यही कारण है कि तापमान जो होता है फेज चेंज के दौरान स्थायी हो जाता है, फिक्स हो जाता है, अटक जाता है, बढ़ता नहीं है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, अच्छे से इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स। सॉलिड्स के मुकाबले लिक्विड्स की डेंसिटी कम होती है, लेकिन यू मस्ट हैव सीन आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, पानी के ऊपर बर्फ तैरती है। क्यों? बिकॉज उसकी डेंसिटी मैंने बताया था कि क्या होती है? पानी से कम होती है, वेकेंट स्पेसेस होती है। सो इन वाटर मॉलिक्यूल, इन वाटर द मॉलिक्यूल्स हैव लेस वेकेंट स्पेसेस, पानी में जो स्पेस है खाली वो कम होते हैं। इसमें गैप जो होता है कम होता है पानी में, लिक्विड फॉर्म में। बट इन केस ऑफ सॉलिड आइस, लेकिन जब सॉलिड आइस हो जाती है ना, द वेकेंट स्पेसेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स आर मोर, खाली जगह ज्यादा हो गई, गिविंग इट ए केज लाइक स्ट्रक्चर, पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है, बीच में गैप्स हो जाती है। ड्यू टू दिस आइस बिकम्स पोरस, छिद्रयुक्त हो गई, कैविटी वाली हो जाती है, वो फूल जाती है, एंड उसकी डेंसिटी होती है पानी से कम हो जाएगी। एंड ड्यू टू दिस रीजन आइस जो है वो सरफेस के ऊपर फ्लोट करती है। महासागरों में बड़े बड़े आइसबर्ग्स गिर जाते हैं तो वो बड़े बड़े बर्फ की चट्टानें होती है, वो सतह के ऊपर ही क्या करती है? फ्लोट करता है। जो टाइटैनिक सिंक हुआ था वो भी ऐसी बहुत बड़े सारे आइसबर्ग से टकराने के बाद ही होता है। तो अधिकतर जो उसका वॉल्यूम होता है वो पानी के नीचे ही होता है, बट जस्ट कुछ हिस्सा उसका पानी के ऊपर होता है। क्लियर? सो डेंसिटी लेस होने के कारण बर्फ तैरती है पानी। चलिए अगला हम देख लेते हैं। इवेपोरेशन हम देख चुके हैं, अब हम देखेंगे जो इवेपोरेशन की रेट है, स्पीड है, दर है, वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। क्लियर है? सो फॉलोइंग आर द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन किन किन चीजों पर डिपेंड करता है वो देख लेते हैं। पहला जो है इंपॉर्टेंट चीज वो है टेम्परेचर। समझ में आ गया? जितना ज्यादा तापमान होगा उतना ही इवेपोरेशन की जो रेट होगी वो फास्ट होगी, तेजी से इवेपोरेशन होगा। ठीक है? हाइयर टेम्परेचर पे इवेपोरेशन तेज होता है। गर्मियों के मौसम में देखना, कभी हम धूप में कपड़े डाल देते हैं सुखाने के लिए, गर्म दिन होता है तो आधे घंटे में सूख जाते हैं कपड़े, जबकि बारिश का समय होता है तो पूरा दिन दिन भर नहीं सूखते। ठीक है? तो तापमान ज्यादा होने से क्या है? इवेपोरेशन की रेट क्विक होती है। ठीक है? उसके बाद एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सतह का एरिया ज्यादा होगा उतना ही इवेपोरेशन की रेट जो होगी वो तेज होगी। एग्जांपल ले लेते हैं, एक मग में पानी ले लिया, उसको वैसे ही छोड़ दो, ऊपर का एरिया छोटा सा होगा तो हो सकता है कई दिन लग जाए पूरा सूखने में। उसी मग में जो पानी है उसको फर्श पे फैला दो, पूरा फैन चला दो, फर्श पे फैला करके मेरे ख्याल से आधे घंटे में 10-20 मिनट में वो सूख जाएगा। मतलब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही क्या होगा? तो जल्दी से क्या होगा? इवेपोरेशन ज्यादा जल्दी होगा, तेज होगा। ठीक है? उसके बाद ह्यूमिडिटी आता है। ह्यूमिडिटी मतलब तो नमी, आर्द्रता। तो वायु के अंदर, हवा के अंदर कितनी वाटर वेपर की मात्रा प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलते हैं? हवा की ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है? क्लियर? और एयर जो होती है एक लिमिट तक ही क्या है? वाटर वेपर को, नमी को धारण कर सकती है। अब मान लीजिए पहले से ही हवा में खूब सारी नमी है तो और ज्यादा इवेपोरेशन नहीं होगा, और वेपर्स को नहीं जाएगी हवा अंदर, उसको ग्रहण नहीं कर सकती है। तो अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन स्लो हो जाएगा। और अगर ड्राई दिन है, ह्यूमिडिटी बिल्कुल कम है, टेम्परेचर हाई है, सूखा दिन है, ह्यूमिडिटी ना के बराबर है, तो उस दिन इवेपोरेशन की रेट क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। सो इफ ह्यूमिडिटी इज हायर, नमी ज्यादा है, पहले से क्लाउड्स है, नमी ज्यादा है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस, कम हो जाती है। एंड इवेपोरेशन फास्ट कब होगा? ड्राई डे पे। ठीक है? तो कूलर इसीलिए सूखा दिन
सनी डे होता है, ड्राई डे होता है, हॉट डे होता है, अच्छा काम करता है क्योंकि इवेपोरेशन तेज होता है पानी का। ग्रास मैट पे जो पानी गिरता है ना तो वो तेजी से इवेपोरेट होता है, जितना जल्दी इवेपोरेट होगा उतनी कूलिंग इफेक्ट होगा अच्छे से सरफेस का, और ठंडी हवा हमको अंदर कमरे में मिल जाती है। लेकिन अगर बादल छा रहे हैं, नमी है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो कूलर नमी वाली हवा ही अंदर फेंकेगी, ठंडी हवा नहीं फेंकते हैं, तो गर्माहट बढ़ जाएगी वाटर वेपर का, ग्रीन हाउस गैस है वो। तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होने से रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होता है, और हॉट डे में ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन की जो रेट है वो ज्यादा होगी। ठीक है ना। चलिए अगला है विंड स्पीड। जितनी तेज हवा बहेगी उतना ही इवेपोरेशन फास्ट होता है। अगर हम कपड़ा धो करके तेज हवा चल रही है बाहर उसमें डाल दें तो जल्दी से वो सूख जाता है, तो इवेपोरेशन बहुत क्विक तेज हो जाता है अगर विंड की स्पीड ज्यादा होती है। क्लियर है ये सारे पॉइंट्स। चलिए तो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग इफेक्ट। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जिस सतह पे इवेपोरेशन होता है वो सतह क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स इट्स पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। समझ में आ गया। तो जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के वो अगल बगल से, सराउंडिंग से, बर्तन से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा लेंगे और फिर बच के निकलने की कोशिश करेंगे, वेपर स्टेट में जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उनके पास जब काफी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, मूवमेंट वाली एनर्जी आ जाएगी, तो दे जंप एंड गो इनटू द वेपर स्टेट, उनके साथी मॉलिक्यूल्स को वापस खींच नहीं पाती, एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ठीक है, चलिए तो एनर्जी तो अपने साथ ले गए, इससे जो नीचे लिक्विड सतह पे बच गया उसकी एनर्जी कम हो गई, तो वो लॉस्ट एनर्जी को वापस पाने के लिए सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, और आसपास पड़ोस से, सराउंडिंग से मतलब बर्तन से वो हीट एनर्जी लिक्विड खींचेगा तो बर्तन ठंडा हो जाएगा। यही कारण है कि सतह क्या हो जाती है, कोल्ड हो जाती है। इसी को हम कूलिंग इफेक्ट कहते हैं। क्लियर है। और ये कारण है कि गर्मियों में हमको जब खूब गर्मी लगती है तो हम नहा लेते हैं, नहा के पंखे में बैठ जाए तो हमको थोड़ी सी क्या मिलती है, राहत मिलती है। और यही कारण है कि जो मिट्टी का जो मटका होता है, अर्थन पॉट होता है, उसमें रखा हुआ पानी उसकी सतह पे आकर के जब इवेपोरेट होता है तो कंटेंट जो होते हैं मटके के वो ठंडे हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन इफेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, व्हाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट एंड ड्राई डे। गर्म दिन, सूखा दिन होता है तो कूलर क्यों अच्छा काम करता है। डेजर्ट कूलर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इवेपोरेशन। ये जो वाष्पीकरण है, इवेपोरेशन, उसके सिद्धांत पे काम करता है। ऑन ए ह्यूमिड डे मतलब क्लाउड्स होंगे, नमी वाला दिन होगा, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज लेस। इवेपोरेशन की रेट क्या होती है, कम होती है। हेंस अ डेजर्ट कूलर डज नॉट कूल इफेक्टिवली, तो ढंग से क्या कूल नहीं कर पाता। क्लियर है। ऑन ए हॉट एंड ड्राई डे, और जबकि गर्म दिन होगा, सूखा दिन होगा, तो ह्यूमिडिटी कम होती है तो इवेपोरेशन तेज होगा, जल्दी होगा, और इससे क्या होता है, वो भले तरीके से, ढंग से ठंडा कर पाता है, अच्छा काम करता है ड्राई दिन में। ठीक है, तो ये था कूलर क्यों बेटर काम करता है गर्म दिन और सूखे दिन। ह्यूमिडिटी वाले दिन में, बारिश के समय में काम नहीं करता है ढंग से। चलिए नेक्स्ट हमारा है, अभी मिट्टी के मटके वाला देखा था हमने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल। हाउ डज वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट। मिट्टी के मटके में रखा गया पानी क्यों ठंडा हो जाता है गर्मियों में। एन अर्थन पॉट इज पोरस इन नेचर, छिद्रयुक्त होता है, बिल्कुल पोरस मटेरियल है। नए मटके में, घड़े में पानी रखते हैं तो देखा होगा वो टपकता है कुछ समय तक, तो बाहर आ जाता है सतह के ऊपर। ठीक है, और सतह के ऊपर आने के बाद इवेपोरेट भी होता है। वाटर स्टोर्ड इन इट स्लोली सीप्स आउट टू द सरफेस, सतह तक आ जाता है। उसके बाद क्या होगा, हियर इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सरफेस, सतह से एब्जॉर्ब करेगा हीट, और हीट एब्जॉर्ब करने के बाद एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स उड़ जाएंगे, वेपर्स में चले जाएंगे। और क्योंकि वो हीट एनर्जी सतह से ली है, सतह पानी से खींच लेगा तो पानी ठंडा हो जाता है। तो सिंस इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट, दिस मेक्स द पॉट एंड इट्स कंटेंट्स कूल। चलिए एक चीज और इसमें है कि अगर मटका बहुत लंबे समय तक हम यूज कर लेते हैं तो मटके के अंदर कई प्रकार के मिनरल्स भी घुले होते हैं। ये पानी जब सतह तक आता है तो मिनरल्स जो होते हैं उनके छिद्रों में फंस जाते हैं, तो एक लंबे समय के बाद मटका यूज करने के बाद में उसके पोर सारे ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक हो जाते हैं तो पानी बाहर निकलना बंद हो जाता है, बंद हो जाता है तो फिर इवेपोरेशन बंद हो जाता है, तो फिर ठंडा करना भी बंद कर देगा, तो फिर नया मटका लेते हैं लोग। समझ में आ गया। इस प्रॉब्लम से बचना है तो क्या कर सकते हैं, मटका अगर पुराना ही है, बाहर पानी नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस मटके को हम चारों तरफ से कपड़ा रैप कर सकते हैं, बोरी, गनी बैग, कपड़ा। उस कपड़े को समय समय पर बाहर से पानी डाल करके गीला कर देंगे और पंखे के नीचे रख देंगे। तो गीला करने के बाद में उसकी सतह से पानी उड़ेगा, अगेन इवेपोरेशन होगा, बस अंदर से पानी नहीं आएगा, हमको बाहर से डाल के गीला करना है, तो भी हम सेम कूलिंग इफेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो कई देखा होगा रोड साइड पे प्याऊ होते हैं ना, जो पब्लिक के लिए पानी पीने के जो पॉइंट्स होते हैं, वाटर पॉइंट्स होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे मटकों में ऐसे बोरी लपेट करके पानी गीला करके रखते हैं, जिससे कि क्या पानी ठंडा हो जाए यात्रियों के लिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। ओके, गर्ल्स ने नेल पॉलिश लगाई होगी हाथों में, या नेल पॉलिश रिमूवर, या कई बार पेट्रोल हमारे हाथ में गिर जाता है, एसीटोन गिर जाता है, थिनर गिर जाता है, तो बहुत ठंडा सा लगता है ना। नेल पॉलिश लगाते ठंडा लगता है, और फूक फूक मारेंगे तो भी ठंडा लगता है उसके बाद में। ठीक है, तो हमारी पाम पे यदि हम क्या कर दें,
कुछ एसीटोन गिरा दे, पेट्रोल या परफ्यूम भी छिड़क देते हैं, डियो स्प्रे छिड़क देते हैं, एकदम से ठंडा लगता है। क्यों लगता है ऐसा ठंडा? क्योंकि ये सारे के सारे वोलेटाइल सब्सटेंस है। वोलेटाइल मतलब होता है कि बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है। जैसे ही इसको एसीटोन को पेट्रोल या फिर एस्ट्रोन होता है हमारा जो नेल पॉलिश रिमूवर है ना, वही होता है एसीटोन, ठीक है। और नेल पॉलिश भी उसी में घुलती है, नेल पेंट जो होता है एसीटोन में घोला जाता है, तो उसकी स्मेल आती है। एसीटोन हो गया, पेट्रोल और परफ्यूम की कोई बॉटल है, वो यदि हम हमारे हाथों पे लेते हैं थोड़ा भी, तो हमारे हाथों से हीट एब्जॉर्ब करता है और तेजी से इवेपोरेट होता है, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो जल्दी से इवेपोरेट हो जाती है उनको वोलेटाइल कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट उनका काफी कम होता है, 40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे सबका, ठीक है। एज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट, और इवेपोरेशन वाली प्रक्रिया में क्योंकि हीट हमारे हाथों से गई है, हमारे हाथ का टेम्परेचर गिर जाता है तो हमारी हथेली को क्या लगता है, ठंडा महसूस होता है। क्लियर सबको? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, 20th क्वेश्चन। मान लीजिए आपको कहीं जाने में देरी हो रही है, जल्दी से निकलना चाहते हो, आपके लिए गर्मा गर्म दूध या चाय आ जाए, स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं और मदर आपके लिए ग्लास में गर्मा गर्म दूध है, ये तो पी के ही जाओ। ऑटो हॉर्न मार रहा है लेकिन लेट हो रहे, पी के ही जाओ, गर्मा गर्म चाय आ गई, अब जल्दी से पीना, लेट हो रहे हैं, वेट नहीं करना चाह रहा, तो जल्दी से तुम सिप नहीं कर पाएंगे। तो क्यों नहीं कर पाएंगे, गर्म है। तो अब क्या, उसको ठंडा कैसे किया जा सकता है, जल्दी से, फूंक मारने से तो नहीं होगा। तो अगर हम उसी गर्म दूध या मिल्क को हम क्या कर दे, चौड़े मुंह के बर्तन में, सॉसर में, थाली में, प्लेट में डाल दें, तो उससे क्या होगा पता है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आ गया? सतह ज़्यादा हो जाएगी और हमको पता है कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो किस पे डिपेंड करती है, एक्सपोज सरफेस एरिया पे। तो जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा तो जल्दी इवेपोरेशन होगा, जल्दी इवेपोरेशन होगा तो चीज़ जल्दी से ठंडी हो जाएगी, तो हम फटाफट घटाघट पी पाएंगे। दूध गर्म है, थाली में डाल लो, फटाफट इमीडिएटली पी पाओगे, ठीक है। सो इन ए सॉसर, सॉसर मतलब प्लेट, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज मोर, क्योंकि सॉसर चौड़ा होता है तो उसमें जो इवेपोरेशन की दर है सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण क्या होती है, वो तेज होगा। हेंस हॉट मिल्क और टी कूल्स डाउन क्विकली, जल्दी से ठंडा हो जाएगा, इवेपोरेशन तेज होगा तो जल्दी से ठंडा हो जाएगा, क्योंकि इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट होता है। सो वी कैन सिप इट फास्टर फ्रॉम ए सॉसर रादर देन ए कप, तो कप के मुकाबले सॉसर से, प्लेट से उसको जल्दी से पीना ज्यादा आसान है, गर्म चीज को, ठीक है। चलिए आगे चलें। अगला है, गर्मियों का मौसम चल रहा है तो हमको जानना जरूरी है गर्मियों के मौसम में हमको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कलर वाइज भी, मटेरियल वाइज भी, ठीक है। तो हमको पता है जो हल्के कलर होते हैं ना वो बहुत अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं, हीट के भी, लाइट के भी, और जो डार्क कलर होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। गर्मियों में बाहर निकलते हैं तो देखा होगा सिर बहुत जल्दी तप जाता है, ब्लैक है ना हेड हमारा बाल, तो इसके कारण बुजुर्ग सलाह देते हैं कि कपड़ा ढक के निकलना चाहिए, गर्मियों में लू चलती है ना तो कपड़े से ढक के ही सर को निकलना चाहिए, नहीं तो तुरंत ही फेड होके वहीं पे फेंट होके गिर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो हल्के कलर के कपड़े होते हैं ना, वी शुड वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स इन समर। एक तो मटेरियल का कलर तो होना चाहिए हल्का, सफेद हो तो बेटर, और मटेरियल कौन सा होना चाहिए, कॉटन। अब देखते हैं दोनों में कलर से क्या फर्क पड़ेगा और कॉटन से क्या फर्क पड़ेगा। बिकॉज लाइट कलर इज गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट एंड लाइट, हल्का कलर जो होता है ना वो अच्छा रिफ्लेक्ट करता है हीट को और लाइट को भी, जबकि जो कॉटन होता है वो क्या करता है, ये पोरस होता है, हमारे शरीर पे जो पसीना आ गया गर्मी के कारण इस पसीने को सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और आउटर जो सराउंडिंग एयर है उसको एक्सपोज कर देता है सराउंडिंग एयर को, जिससे कि इस पसीना हमारा सूख जाए, शरीर से पसीना हट जाएगा तो हमको कंफर्टेबल लगेगा, ठीक है। अगर हम कॉटन की जगह मान लीजिए सिंथेटिक, कोई भी सिल्क हो गया, सिंथेटिक रेयन, नायलॉन, इसका कपड़ा पहन लेते हैं, कोई भी टी शर्ट वगैरह, तो क्या होता है पता है, पसीना आएगा वो ट्रिकल करके बहने लगेगा हमारे शरीर पे, कपड़े पे टच होगा, कपड़े पे भी बहने लगेगा, कपड़ा उसको ना तो एब्जॉर्ब करेगा ना बाहर लाएगा उसको, तो सूखता नहीं है, वो सूखेगा नहीं तो हमको चिप चिप लगेगा, वो टी शर्ट वगैरह चिपक जाएगी शरीर पे, बहुत ही अनकंफर्टेबल फीलिंग होगी। समझ में आ गया? सो कॉटन अलाउज एयर, पोरस है, आर पार एयर आने जाने देता है, स्वेट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है कि नहीं है, और स्वेट को एक्सपोज करता है सूखने के लिए, पसीना सूख जाएगा, विल फील कंफर्टेबल, राहत मिलेगी, इसलिए कॉटन सूती कपड़े पहनने चाहिए और हल्के कलर के जहां तक संभव हो कपड़े पहनने चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, नेफ्थलीन बॉल जो होती है कीटनाशक दवाई की, गोल गोल सफेद बॉल होती है ना, ये क्यों गायब हो जाती है कुछ समय के बाद में, कुछ भी नहीं दिखाई देता, उसमें बचता ही नहीं है कुछ भी। ऐसा क्यों है? क्योंकि नेफ्थलीन सब्लिमेशन होता है इसका, ठीक है। तो नेफ्थलीन बॉल्स एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड डायरेक्टली सब्लाइम, मतलब सॉलिड से सीधे गैस बन जाती है, कुछ दिखाई नहीं देगा बाद में, एंड हेंस दे डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम, गायब हो जाती है कुछ समय के बाद में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अगर किसी कमरे में परफ्यूम छिड़क दिया तो तुरंत कुछ सेकंड्स में पूरे कमरे में फैल जाती है स्मेल, दूर, हम कई मीटर दूर भी बैठे तो भी हमको इजीली स्मेल आ जाती है, ठीक है कि नहीं। क्या क्लास में कोई एक बच्चा मान लीजिए डियो स्प्रे करके आया, परफ्यूम लगा करके आया, तो आसपास के 8-10 बच्चों को स्मेल उसकी आ जाती है। क्या कारण है? परफ्यूम व्हेन स्प्रेड, जब परफ्यूम स्प्रे करते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, तेजी से इवेपोरेट होता है, वोलेटाइल सब्सटेंस है, ठीक है कि नहीं।
एंड द वेपर्स स्प्रेड क्विकली टू सेवरल मीटर्स, जल्दी से वेपर फैल जाते हैं। क्यों फैलते हैं हम पढ़ चुके हैं, गैस स्टेट में डिफ्यूजन की रेट सबसे ज्यादा होती है, तो ये जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं तेजी से हवा के साथ घुल मिल जाते हैं, दूर दूर तक फैल जाते हैं, डिफ्यूजन रेट ज्यादा है। सो दूर बैठे भी हमको परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स हमारे नोज तक पहुंचेंगे तो उसकी स्मेल हमको आ जाती है। जैसे हमारे किचन में भी कई बार गर्मा गर्म खाना बनता है तो उसकी स्मेल दूर तक हमको आ जाती है, एक किचन के किसी दूसरे कॉर्नर में घर में बैठे हैं तो वहां पे भी स्मेल हमको खाने की आ जाती है, वेपर्स डिफ्यूज होकर आ जाते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारे कुछ सब्सटेंसेस हैं और हमको फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ते क्रम में लगाना है, मजबूती के बढ़ते क्रम में। ठीक है, राइट द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कि सबसे कमजोर फोर्स किसमें, फिर ज्यादा किसमें, फिर ज्यादा किसमें। तो हमको पता है गैसेस में सबसे कमजोर होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, लिक्विड में थोड़ी ज्यादा और गैसेस में सॉलिड्स में सबसे ज्यादा। तो सबसे कमजोर फोर्स ऑक्सीजन में होंगी, गैस है। उससे थोड़ी सी मजबूत फोर्स किस में होंगी, वाटर में होंगी, लिक्विड है। उससे भी मजबूत फोर्स होंगी शुगर क्रिस्टल्स में जो कि एक सॉलिड है। क्लियर है? तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वाला पॉइंट का यूज करना है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है आइस। आइस जो है अगर हम ले ले 273 केल्विन पे, 273 केल्विन एक्चुअल में बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट ही होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना? तो सपोज मैंने बर्फ ले ली 273 केल्विन 0 डिग्री पे और पानी ले लिया 0 डिग्री पे। अब मुझे बताओ दोनों में से ज्यादा टेम्परेचर किसका है? ज्यादा कहां से आएगा? बराबर ही है, बर्फ भी 0 डिग्री पे पानी भी 0 डिग्री पे, बराबर ठंडे हैं दोनों। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए कोई एक पर्सन बीमार है, बुखार है, ठीक है, और माथे पे उसकी पट्टी कर रही है। तो पट्टी करने के लिए हम क्या करते हैं, ज्यादा बेटर क्या है, क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है उसमें पट्टी डुबो के माथे पर लगा दिया जाए, या उस कपड़े में 0 डिग्री पे जो बर्फ है उसको रैप करके माथे पे लगा दिया जाए? ज्यादा बेटर क्या है कूलिंग के लिए? तापमान तो दोनों का सेम है, तुमको लग सकता है कि भैया तापमान तो सेम ही है तो ज्यादा बेटर क्या है, कुछ लोग वाटर बोलेंगे, कुछ दोनों को बोलेंगे कि बराबर ही रहेगा, तापमान तो सेम ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ज्यादा इफेक्टिव क्या होती है, आइस होती है। तो जान लेते हैं क्यों होती है। तो ये देखिए 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन मतलब फेस चेंज टेम्परेचर है, बर्फ पिघले भी, ठीक है, और पानी जम भी सकता है। ठीक है, चलिए अब जो बर्फ है, जैसे ही मान लीजिए हमने पानी ले लिया सपोज, ठीक है, पानी वाली पट्टी ले ली, पानी में पट्टी को भिगो दिया और हमने माथे पे रख दिया, तो वो जो पट्टी है वो वाटर जो है माथे से गर्म ऑब्जेक्ट से हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, पानी के मॉलिक्यूल्स को हीट मिलेगी तो पानी गर्म होने लगेगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी मॉलिक्यूल्स की, पानी गर्म होने लगेगा तो तापमान तुरंत बढ़ने लगेगा और थोड़ी देर में पट्टी गर्म हो जाएगी। तो हमको 4-5 मिनट के बाद पट्टी चेंज करनी पड़ती है। क्लियर है? तो इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी कूलिंग के लिए, कुछ समय के बाद ही गर्म हो जाएगी पट्टी। ठीक है, चलिए अब सपोज हमने 100-200 ग्राम बर्फ को क्रश करके 0 डिग्री पे पट्टी में लपेट दिया, उसको माथे पे रख दिया। तो अब पता है बर्फ का फेस चेंज टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है 273 केल्विन। तो पहले ना जो भी हीट एब्जॉर्ब होगी बर्फ के द्वारा वो हीट जाके पहले तो बर्फ में छिपेगी, छिपेगी क्योंकि फेस चेंज वाला टेम्परेचर है, छिपने के बाद में लेटेंट हीट बन जाएगी और ये फिर क्या है, ये बर्फ को पिघलाने का काम करेगी। जब तक पूरी बर्फ नहीं पिघलेगी तापमान अटका रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो मान लीजिए पूरी बर्फ को पिघलने के लिए 10 मिनट लग रहे हैं, तो 10 मिनट तक 0 डिग्री तापमान बना रहेगा। पानी में क्या था, इमीडिएटली तापमान बढ़ना चालू हो गया था, 0 के बाद बिल्कुल 5 सेकंड में ही 1-2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा, जबकि बर्फ जब तक पूरी नहीं पिघलेगी तापमान 0 ही बना रहेगा। और यही कारण है कि इट मेल्ट्स, क्या है, आइस एट 273 केल्विन इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर। ये तो ज्यादा इफेक्टिव है, क्यों, एट द सेम टेम्परेचर, बिकॉज वाटर एंड अब्सॉर्बिंग हीट, जैसी हीट एब्जॉर्ब करेगा ना पानी, क्या होगा, इट शोज एन इमीडिएट राइज इन टेम्परेचर, तुरंत तापमान बढ़ने लगेगा। वेयर एज जबकि बर्फ क्या होती है, आइस में ऐसा नहीं होता, इट फर्स्ट मेल्ट्स, पहले मेल्ट होगी पूरी लेटेंट हीट के कारण, कंप्लीटली मेल्ट होगी और एक बार पूरी पिघल गई तभी तापमान बढ़ेगा। तो मान ले 10 या 15 मिनट में जब तक बर्फ नहीं पिघलती तब तक तो 0 ही मेंटेन रहेगा तापमान, पानी में बढ़ जाता है इमीडिएटली। तो ज्यादा इफेक्टिव क्या हुआ, समझ में आ गया, आइस हो गया। क्लियर है? रीजन प्रॉपर गौर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। चलिए सेम प्रिंसिपल है, सेम चीज वाला कॉन्सेप्ट है, बॉइलिंग पॉइंट पे लेना है, ठीक है। अब मान लीजिए उबलता हुआ पानी है जिसका कि तापमान कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस और स्टीम है। अब स्टीम और बॉइलिंग वाटर में फर्क है, बॉइलिंग वाटर का तापमान 100 ही होता है फिक्स, 100 से ज्यादा नहीं हो सकता, जबकि स्टीम होती है ना, स्टीम भाप, उसका तापमान 100 से 150, 160, 70, 200 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है। क्लियर है? सो पूछा जा रहा है कि उबलता हुआ पानी है, खोलता हुआ, और उसके ऊपर स्टीम है, इन दोनों में से अगर हम किसी, हमारी चमड़ी किसी के संपर्क में आते हैं तो ज्यादा खतरनाक, ज्यादा सीवियर बर्न्स, जलेगा किससे, समझा क्या, ज्यादा सीवियर बर्न कहाँ पे होगा, तो पानी उबलता हुआ तापमान 100 डिग्री है, इसका बहुत ज्यादा होता है, तो सीधी बात है जितना ज्यादा तापमान होगा उतना स्किन ज्यादा झुलसेगी, ज्यादा जलेगी। तो
Steam, because it has a temperature more than 100 degrees Celsius, it will produce a more severe burn as compared to boiling water which has only 100 degrees Celsius temperature. ठीक है, steam produces more severe burns as compared to boiling water. क्यों? Because its temperature is more than that of boiling water, जो कि सिर्फ और सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस है. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड. ओके, हमको इन टेम्परेचर्स पे जो वाटर है उसका फिजिकल स्टेट बताना है. 3 स्टेट होता है, चलिए जान लेंगे. 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है उसका फेस ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट है, जहाँ पे बर्फ पिघलती है. 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है, जहाँ पे लिक्विड वेपर में चेंज होता है, फिक्स टेम्परेचर. ठीक है, चलिए अब अगर मान लीजिए पानी का टेम्परेचर 0 से कम है, 0 से कम है, 0 से कम मतलब माइनस का हुआ, तो सिर्फ और सिर्फ वो सॉलिड स्टेट में पाई जाएगी. ठीक है, अगर 0 डिग्री हो गया तो 0 डिग्री पे दोनों स्टेट साथ साथ मिलते हैं. कौन सी? सॉलिड भी मिलेगी और 0 पे मेल्ट हो जाता है तो लिक्विड मिलेगी, क्योंकि 0 डिग्री पे बर्फ रख दी हमने, तो मैंने बताया फेस चेंज वाला टेम्परेचर है, तो 0 डिग्री पे तब तक अटका रहेगा जब तक पूरी बर्फ नहीं पिघलेगी. तो मान लीजिए 100 ग्राम बर्फ है, 100 में से 10-20 ग्राम पिघल गई, तो अभी भी 0 डिग्री बना रहेगा. तो 0 डिग्री पे वाटर भी है, लिक्विड पार्ट, और सॉलिड भी है. तो 0 डिग्री पे दोनों फेसेस, सॉलिड एज वेल एज लिक्विड, दे को एग्जिस्ट, साथ साथ एग्जिस्ट करेंगे 0 डिग्री पे. ठीक है, अब 0 से बढ़ा दिया तापमान, 1 डिग्री से स्टार्ट करके 99.9 डिग्री, मतलब 100 से नीचे नीचे तक लिक्विड स्टेट में ही होगा पानी. ठीक है, और एक बार 100 डिग्री तापमान आ गया पानी का, तो 100 डिग्री पे लिक्विड में भी होगा और वेपर स्टेट में, दोनों में को एग्जिस्ट करेगा. समझ में आ गया? तो ये नीचे हमारे 4 टेम्परेचर है, देखते हैं किस किस स्टेट में पाया जाता है. 250 डिग्री सेल्सियस, ये तो 100 से बहुत ज्यादा है, तो इसमें सिर्फ स्टीम के रूप में, गैस के रूप में मिलेगा. वाटर एग्जिस्ट ओनली इन गैस स्टेट. ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस ये बॉइलिंग पॉइंट है, फेस चेंज टेम्परेचर है, तो बॉइलिंग कौन होगा? पानी होगा. तो वाटर एग्जिस्ट बोथ इन लिक्विड स्टेट एंड वेपर स्टेट, 2 स्टेट्स में एग्जिस्ट करेगा दोनों. तो लिक्विड वेपर में भी बदलता है, वेपर लिक्विड में भी बदलता है. ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस ये 0 से 100 के बीच का हो गया, तो यहाँ पानी सिर्फ लिक्विड स्टेट में ही पाया जाएगा. तो 0 डिग्री सेल्सियस 0 वाला भी फेस चेंज टेम्परेचर है, तो इसमें सॉलिड स्टेट में भी होगा आइस के फॉर्म में, और लिक्विड स्टेट में भी होगा वाटर के फॉर्म में. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. खत्म हो गया है तो हमारा, बहुत अच्छी बात है. तो सब लोग प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लेंगे. आई होप सबने वीडियो को खूब एंजॉय किया होगा. थैंक यू.